चलिए गाइस, वेलकम बैक। तो एक छोटा सा टॉपिक हमारा मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में पेंडिंग है और ये है राइट्स इश्यू से रिलेटेड। दोस्तों, राइट्स इश्यू आखिर क्या होते हैं ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है। कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहला हक होता है कि अगर कंपनी न्यू शेयर्स इश्यू कर रही है तो क्यों ना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अपॉर्चुनिटी दें कि अगर वो सब्सक्राइब करना चाहते हैं कंपनी के शेयर्स तो फिर पहले वो करें। क्या कारण है इसके पीछे? ताकि कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का कंट्रोल डाइल्यूट ना हो। मान लो यार, आज आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे और कंपनी कल उठाकर तीसरे व्यक्ति को शेयर्स नए इश्यू कर दे तो आपका तो परसेंटेज होल्डिंग कम हो जाएगा, आपके वोटिंग राइट्स कम हो जाएंगे, कंट्रोल कम हो जाएगा। एंड हियर कम्स इनटू पिक्चर द राइट्स इश्यू। दोस्तों, राइट्स इश्यू की एक और खास बात रहती है, अगर शेयर का करंट मार्केट प्राइस, सपोज कीजिए एक शेयर है जिसका करंट मार्केट प्राइस है ₹2000, क्या जो राइट्स इश्यू लाया जाएगा वो 2000 रुपीज पर लाया जाएगा या फिर 2000 से ज्यादा पर लाया जाएगा या फिर कम पर लाया जाएगा? कम पर लाया जाएगा। क्यों आखिर ऐसा? ऑब्वियसली अगर आप ज्यादा पर लाओगे तो लोग बोलेंगे ना फिर आपका शेयर आपसे क्यों खरीदें, बाजार से खरीद लेंगे। इनफैक्ट अगर आप 2000 एग्जैक्ट पर लेकर आए तो भी लोग बोलेंगे फिर हम आपसे सब्सक्राइब क्यों करें, उसकी वजह तो शेयर मार्केट में डायरेक्टली हमें क्या फायदा। बेसिकली व्हाई वुड दे सब्सक्राइब टू योर राइट्स इश्यू? you have to show them that there is a certain benefit from subscribing the rights issue, right? और वो बेनिफिट हम कैसे दिखाएंगे? हम बोलेंगे कि देखो अभी शेयर का करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, 2000 रुपीज। हम राइट्स इश्यू लेकर आ रहे हैं और राइट्स इश्यू का जो सब्सक्रिप्शन प्राइस रहेगा वो कितने रुपीज रहेगा? 1600 रुपीज रहेगा। ठीक है दोस्तों, एक रियल लाइफ के सिचुएशन में आते हैं। आपका स्टाइपेंड अभी बनता है 4-5 हजार रुपए महीना। दोस्तों, आपका जो स्टाइपेंड क्रेडिट हुआ बैंक अकाउंट में, तो आपने सोचा कि कोटक बैंक अकाउंट में आपका, कोटक में आपका बैंक अकाउंट था, आपने सोचा कोटक महिंद्रा सेविंग्स अकाउंट पे क्या ब्याज देती, वही नॉर्मल सा, तो उसकी बजाय एक काम करो, कोटक का शेयर ही खरीद लो। जब मैं इतना विश्वास बैंक पे कर ही रहा हूं कि मैं मेरा पैसा बैंक में रख रहा हूं तो फिर शेयर ही खरीद लो, राइट? और कोटक महिंद्रा के शेयर्स ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है, मतलब इट इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द सक्सेसफुल बैंक। आपने कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर खरीद लिए। सपोज कि अभी कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर कितने पर चल रहा है? 2000 रुपीज पर चल रहा है। और आपके खरीदने के बाद देखो ऐसा तो होगा ही नहीं कि एकदम खरीदने के बाद अगले दिन से बढ़ना शुरू हो जाएगा ना, ऐसी तो किस्मत लिखवा कर कोई लाता ही नहीं है, वो तो ऊपर नीचे होगा, अच्छा नीचे जाता है। तो थोड़ा क्या, शेयर का भाव ऊपर नीचे होता ही होता है दोस्तों, है ना? कभी भी ध्यान रखना, जिंदगी में आपने शेयर खरीदा उसके बाद अगले दिन बढ़ेगा, अगर ऐसा होने लग गया ना, मतलब ढूंढते हुए आएंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स आपको कि ये बंदा है जो बॉटम पे खरीदता है शेयर, इसके खरीदने के बाद ही बढ़ता है। तो ऐसा कोई बना ही नहीं है आज तक इंसान जो एग्जैक्ट बॉटम पर शेयर को खरीद ले। तो यूजुअली आप नियर टू द बॉटम पर खरीद पाओगे। व्हाट दैट एसेंशियली मींस कि आपके खरीदने के बाद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाता है, मतलब ये तो यार शेयर की फितरत है, राइट? दोस्तों, किस्मत से 2000 पर आपने खरीदा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हो गया, अभी भी वो शेयर 2000 पर चल रहा है, लगभग 1 महीने के आसपास बीत गया, है ना? इतने में दोस्तों आपका जो ईमेल अकाउंट है, आपका ईमेल मालूम रहता है कंपनी को, क्योंकि वो आप डीमेट अकाउंट में ईमेल आईडी डालते हो, वो सारी चीजें, है ना? आपके ईमेल अकाउंट पर ईमेल आया, कोटक महिंद्रा बैंक अपना राइट्स इश्यू लेकर आ रही है और ये जो राइट्स इश्यू है उसमें आपको शेयर सब्सक्राइब करने को मिलेंगे 1600 रुपीज में। आपने फटाक से अपना सेलफोन निकाला और आपने देखा अभी तो शेयर का भाव कितना चल रहा है, 2000 रुपीज, और मेरे पास शेयर खरीदने का ऑफर आया है कितने रुपीज में? 1600 रुपए में। बताइए दोस्तों, इस ईमेल को पढ़कर आपके चेहरे पर मुस्कान होगी, न्यूट्रल फेस होगा या उदासी होगी? 3 में से एक स्माइली आपको सिलेक्ट करना है। बताइए, ये ईमेल पढ़कर आपके चेहरे पर मुस्कान होगी, आपके चेहरे पर उदासी होगी, या आपका चेहरा न्यूट्रल फेस में रहेगा? बताइए। उदासी होगी, किसी का कहना है उदासी होगी, और बताओ मुस्कान होगी, और बताओ, बोलते जाओ। हाँ, मुस्कान होगी, मुस्कान होगी, मुस्कान होगी। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का कहना है मुस्कान होगी। उदासी वालों से बात कर लेते हैं, भाई इसमें क्या उदासी है? अगले महीने फिर से स्टाइपेंड क्रेडिट होगा। और राइट्स इश्यू ऐसा थोड़ी ना होता है वो उसकी, मतलब अभी आया और अगले दिन सब्सक्राइब ही करना है, उसमें थोड़ा टाइम पीरियड होता है, ठीक है? तो अब बताओ, तुम्हारे चेहरे पर अभी भी उदासी छाई है, मुस्कान के कैंप पर आ गए?
मुस्कान के कैंप पर आ गए। यानी हर किसी का कहना है कि चेहरे पर मुस्कान होगी। दोस्तों बताइए, ये राइट्स इश्यू आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको फायदा होगा या नुकसान होगा? बताइए। फायदा होगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। द करेक्ट आंसर इज दिस, आपका फेस न्यूट्रल पर रहेगा। और ये बहुत बड़ा मिथ है। आप देखो, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स और आप सीए फाइनल लेवल पर हो, और फिर भी आपको क्या लग रहा है कि राइट्स इश्यू से हमारे चेहरे पर मुस्कान होगी। और आम जनता भी यही सोचती है दोस्तों। अब मैं आपको आम से खास जनता बनाने वाला हूं, ये बताने वाला हूं कि राइट्स इश्यू कोई फायदे का सौदा नहीं होता है शेयर होल्डर्स के लिए। दिखता है ऐसा है ऑन द फेस ऑफ इट कि यार 2000 रुपीज का चल रहा है शेयर, और मुझे कंपनी सिर्फ कितने में खरीदने का सौभाग्य दे रही है? 1600 में। यानी 20% डिस्काउंट पर शेयर मिल रहा है। 20% डिस्काउंट कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर पर इज अ बिग थिंग, है ना? तो जनरली हर इंसान यही सोचता है जो आप लोगों ने सोचा कि चेहरे पर मुस्कान होगी, 2 पैसे का फायदा होगा। कुछ नहीं होगा, कोई फायदा वायदा नहीं होगा आपका। राइट्स इश्यू से आपका कोई फायदा नहीं है, भले दिख रहा है कि शेयर सस्ते में मिल रहा है। तो आप मुझसे क्या सीखना चाह रहे हो? सर ऐसा मतलब कैसे दिख तो रहा है ना? ओके। इनफैक्ट इसके पहले कभी सीए की फील्ड में जिस भी फैकल्टी ने राइट्स इश्यू पढ़ाया होगा, शायद लॉ वालों ने पढ़ाया होगा। कौन पढ़ाता है राइट्स इश्यू? अकाउंट्स वाले पढ़ाते हैं। तो जनरली उनका इंप्रेशन या इंक्लिनेशन इस तरफ रहता है कि देखो बच्चों, शेयर सस्ते में मिल रहा है राइट्स इश्यू में। दोस्तों कोई फायदा वायदा नहीं, मैं आपको समझाता हूं कैसे। लेट अस गेट इनटू अ सिचुएशन। मान लीजिए कोटक महिंद्रा बैंक है और इसका मार्केट प्राइस है 2000 रुपीज। मान लीजिए आज की तारीख में इसके कितने करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है? 150 करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। तो आप जरा कैलकुलेटर को लोड दो और इसका ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन बताइए मुझे। इस शेयर का मार्केट कैप होता है कितना? 3 लाख करोड़, है ना? 3 लाख करोड़ का है ये बैंक। और सही में भी कोटक महिंद्रा बैंक रफली 3 लाख करोड़ के आसपास चलता है। मतलब अगर मैं यहां पर सर्च करूंगा तो शायद मुझे दिख भी जाएगा, लगभग होगा इतने का। तो ये कोटक महिंद्रा बैंक देखना है ना? हाँ ये देखो, रफली 2100 के आसपास शेयर चल रहा है। और ये देखिए उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? 4,34,000 करोड़ से। वो ट्रिलियन लिखा है, टी ट्रिलियन मतलब 1 लाख करोड़। सो इट इज 4.34 लाख करोड़, है ना? यानी जितने मैंने नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर आउटस्टैंडिंग लिखे 150 करोड़, इनके इतने शेयर्स होंगे, इससे भी थोड़े ज्यादा ही होंगे रियल लाइफ में। बट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी ऑफ एग्जांपल मैंने नंबर्स को राउंड ऑफ करके ले लिया, है ना? आज की तारीख में इस बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3 लाख करोड़ रुपए। और ये रहे दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम में आप, यू आर अ शेयर होल्डर। कोटक महिंद्रा बैंक ब्रिंग्स राइट्स इश्यू इन द रेशियो ऑफ 3:8। मतलब हर 8 शेयर अगर आपके पास है तो आपको कितने शेयर्स खरीदने का हक है? 3 शेयर्स खरीदने का हक है। ठीक है, मन में डाउट आ सकता है सर मेरे पास अगर 8 से कम शेयर है तो क्या होगा? बाद में एड्रेस कर लेंगे। अभी मैं आपको एक लमसम शेयर होल्डर मानकर चल रहा हूं जिसके पास हजारों शेयर्स हैं कोटक महिंद्रा बैंक के, और आपके पास ही ईमेल आया है जिसमें आपको 3:8 का ऑफर मिला है एट अ सब्सक्रिप्शन प्राइस ऑफ कितने रुपीज? 1600। ठीक है, ओके दोस्तों। अब इसमें हमें सबसे पहले ये पता करना है कि अगर ये राइट्स इश्यू सब्सक्राइब होता है, और जनरली 99% केसेस में राइट्स इश्यू सब्सक्राइब हो ही जाता है। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक का अगर राइट्स इश्यू आया तो मतलब कौन ही मना करेगा, राइट? और जैसी आप लोगों की सोच थी कि यहाँ फायदा है, फायदा 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 करते हुए लाइन लंबी लग जाती है और राइट्स इश्यू सब्सक्राइब हो जाता है। तो अब हमें यह देखना है कि राइट्स इश्यू के बाद आखिर शेयर का प्राइस क्या रहेगा, है ना? उसको मैं इंग्लिश में क्या बोलूंगा? थ्योरेटिकल पोस्ट राइट्स प्राइस पर शेयर। ठीक है, उसको हम एक्स राइट्स प्राइस पर शेयर भी कह सकते हैं, है ना? थ्योरेटिकल वर्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्रैक्टिकली तो राइट्स इश्यू के बाद क्या प्राइस होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट अभी से कैलकुलेशन तो किया जा सकता है ना कि वंस दिस राइट्स इश्यू इज सब्सक्राइब्ड हाउ मच वुड बी द पोस्ट राइट्स इश्यू प्राइस। ठीक है, इसका सिंपल सा गणित है दोस्तों। अभी ना एक ट्रांसफर ऑफ वेल्थ होने वाला है। पता है वेल्थ किसकी जेब से निकलकर किसके पास जाएगी? शेयर होल्डर के पॉकेट से वेल्थ निकलकर कंपनी के पास जाएगी। बिकॉज जब राइट्स इश्यू सब्सक्राइब होगा तो लोग पैसा देंगे कंपनी को, है ना? दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक के हाल फिलहाल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं?
150 करोड़ शेयर्स हैं और हर 8 पर 3 शेयर्स का राइट्स है, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स जो राइट्स, राइट नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ राइट शेयर्स कितने हैं, 56.25 करोड़। ठीक है, तो कोटक महिंद्रा बैंक क्या करेगी, अपने 56.25 करोड़ शेयर्स इशू करेगी इन लोगों को। ठीक है, सो नंबर ऑफ राइट शेयर्स है ना, मैं उसको चेंज इन नंबर ऑफ शेयर्स बोल सकता हूं। नंबर ऑफ राइट शेयर्स ये आपने बताया 56.25 करोड़ शेयर्स। तो कंपनी तो कागज के टुकड़े छाप देगी, दनादन ये लो हमारे शेयर, और असली रुपया कहां से कहां जाएगा, शेयर होल्डर से कंपनी के पास जाएगा। तो शेयर होल्डर आखिर कितने रुपीस देंगे, तो वो इस 56.25 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, एट द रेट ऑफ रुपीस 1600। कितने रुपए दोस्तों कंपनी के पास चले जाएंगे, 90,000 करोड़। बाप रे, 90,000 करोड़ रुपए दोस्तों देश की जनता जो कि शेयर होल्डर से कोटक महिंद्रा बैंक की, वो किसको दे देंगे, कोटक महिंद्रा बैंक को। ऐसा करने से अपने सामान्य ज्ञान से बताइएगा दोस्तों, बहुत स्पेशल नॉलेज की जरूरत ही नहीं है, कि कोटक महिंद्रा बैंक की जो मार्केट वर्थ है वो क्या अब 3 लाख करोड़ रुपीस रहेगी मार्केट वर्थ, या इंक्रीज हो जाएगी वर्थ। और कॉमन सेंस कहता है कि कितने से इंक्रीज हो जाएगी, 90,000 करोड़ से इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि आफ्टर द राइट्स इश्यू जो न्यू मार्केट वर्थ आएगी, न्यू मार्केट वर्थ, क्योंकि यार कोटक महिंद्रा बैंक 3 लाख करोड़ का बैंक तो पहले भी था, प्लस 90,000 करोड़ उसने बाजार से इकट्ठे कर लिए। अरे जब हम कैश देते हैं, जैसे जब कंपनी कैश देती है तो उसका मार्केट कैप कम होता है, तो अब जब कैश रिसीव करेगी तो मार्केट कैप टू द एक्सटेंट ऑफ कैश रिसीव्ड बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा न्यू मार्केट कैप, 3,90,000 करोड़। 3,90,000 crores would be the new market cap, distributed over how many shares, distributed over how many shares, 206.25 करोड़ शेयर्स। यानी दोस्तों बताइए राइट्स इश्यू के बाद प्राइस क्या हो जाएगी शेयर, 1890.909 यानी 1890.91 हो जाएगी शेयर की प्राइस। इज दैट क्लियर? हाँ, ओके दोस्तों। तो चलो दुनिया में कुछ लोग हमसे पहले आ गए और इन चीजों के फॉर्मूले बनाकर चले गए, लेकिन अगर हमें फॉर्मूले बनाने का मौका मिलता तो हम फॉर्मूला क्या बनाते, हम इनको बोलते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, इसको हम बोलते हैं प्राइस ऑफ द शेयर टुडे। तो हम पता है क्या करते हैं, हम n इंटू P0 कर देते हैं, ये आ जाता है एग्जिस्टिंग मार्केट कैप। इसमें हम क्या जोड़ देंगे, राइट्स इश्यू प्रोसीड्स, है ना, तो इसमें हम जोड़ देंगे राइट्स इश्यू प्रोसीड्स। ठीक है, अब कोई बोलेगी नहीं यार राइट्स इश्यू प्रोसीड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताओ, तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ राइट शेयर्स मल्टीप्लाई बाय सब्सक्रिप्शन प्राइस, राइट्स इश्यू सब्सक्रिप्शन प्राइस, है ना। और इस पूरे घटनाक्रम को डिवाइड किससे कर देंगे, n प्लस डेल्टा n से। ये हो जाएगा ना फॉर्मूला, मतलब कोई फॉर्मूले के पीछे ही पड़ जाए तो ऐसे फॉर्मूले की जरूरत नहीं। द बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कंपनी की जो एग्जिस्टिंग मार्केट कैप है सो तो है ही है, प्लस जितना कैश रिसीव होगा टू दैट एक्सटेंट हमारा मार्केट कैप बढ़ जाएगा, बट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो अब एग्जिस्टिंग प्लस न्यू शेयर्स पर। ठीक है, ये देखिए दोस्तों यहां पर फॉर्मूला देखिए आप, यहां पर NP0 बात हो गई थी पहले, प्लस S, यहां पर S का मतलब क्या है, सब्सक्रिप्शन अमाउंट रेज फ्रॉम राइट्स इश्यू, हमने 90,000 करोड़ रेज करा, डिवाइडेड बाय N प्लस N1, N यानी नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स और N1 यानी नंबर ऑफ न्यू शेयर्स ऑफर्ड। इन आवर केस द नंबर ऑफ न्यू शेयर्स ऑफर्ड आर 56.25। देखिए दोस्तों आंसर वही आ रहा है 1890.91 एज वी जस्ट कैलकुलेटेड। ठीक है, अब दोस्तों हम यहां पर एक और चीज पहले कैलकुलेट करना चाहेंगे और फिर उसके बाद वो डिस्कशन करेंगे कि राइट्स इश्यू फायदे का सौदा है, नुकसान का सौदा है, या फिर न्यूट्रल है। आपको ये पता है ना कि अगर आपको वो ईमेल भी आया है, सपोज करो आज ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, मान लो मेरे पास 800 शेयर रखे हुए हैं ये इसके कोटक महिंद्रा बैंक के, ठीक है, और मुझे फिर कितने शेयर खरीदने का हक मिला है, 300 शेयर्स एट द रेट ऑफ 1600 रुपीज, ये मुझे हक प्राप्त हुआ है ना। अब मेरे पास ना, आपको मालूम है ना, मेरे पास अब 2 चॉइस होती है। इनफैक्ट देखा जाए तो आई हैव गॉट ऑल इन ऑल 3 चॉइसेस। पहली चॉइस है कि मैं सब्सक्राइब कर लूं राइट्स इश्यू को, दूसरी चॉइस है कि मैं इन राइट्स को किसी दूसरे के फेवर में रिनाउंस कर दूं कि यार भाई मुझे तो सब्सक्राइब नहीं करना है, काम कर लो, तुम कर लो सब्सक्राइब, तुम खरीद लेना शेयर।
और तीसरा होता है कि मैं ऑल टुगेदर इसको इग्नोर कर दूं कि यार ठीक है, मुझे दिलचस्पी नहीं है शेयर को सब्सक्राइब करने में, ना ही मैं किसी और को ये राइट रिनाउंस किसी और के फेवर में नहीं करना चाह रहा हूं। आई एम जस्ट इग्नोरिंग दिस ईमेल, मतलब जो ईमेल आया मैंने उसको मार्क एज रीड करके इग्नोर कर। सो आई हैव गॉट ऑल इन ऑल 3 चॉइसेस। ठीक है, इसमें जो दूसरी वाली चॉइस है, दूसरी वाली चॉइस यानी कि मैं किसी और के फेवर में राइट दे दूंगा। सपोज करो मैं शेयर होल्डर हूं, मेरे कने 800 शेयर से कोटक महिंद्रा बैंक के, और मुझे कितने राइट शेयर्स रिसीव हुए हैं? 300 राइट शेयर्स रिसीव हुए। आप में से कोई आया मेरे पास और आपने कहा सर वो शेयर्स आप नहीं कर रहे सब्सक्राइब, तो हमको दे दो, हम कर लेंगे शेयर सब्सक्राइब, है ना। अपने कॉमन सेंस से बताना दोस्तों कि क्या ये जो राइट्स मैं आपके फेवर में रिनाउंस करूंगा वो फ्री में कर दूंगा या कुछ पैसे में ले सकता हूं? कुछ पैसे में ले सकता हूं, क्योंकि मुझे साफ पता है बॉस इन लोगों का तो फायदा है। आप लोग जो मुझसे राइट्स इश्यू आपके फेवर में रिनाउंस करवा रहे हो ना, आपका क्लियर कट फायदा है। मैं अब भी बता दूं आपका क्लियर कट फायदा है। आप सोच पा रहे हो आपका क्या फायदा है? आपने बोला वो लॉटरी लग गई, अगर सर फ्री में दे देंगे ना अपने मजे आ जाएंगे। आपने आपस में बात कर ली, आपने आपस में क्या बोला, देख अगर सर ने फ्री में दे दिया है, राइट्स ऑफर का लेटर जो है, लेटर सिग्नेचर करके सर ने अपनी सिग्नेचर करके फ्री में दे दिया कि लो बच्चों आप कर लो रिनाउंस, ये असली सिग्नेचर नहीं है, तो ये मैंने आपके फेवर में कर दिया रिनाउंस। आपने बोला यार मजे आ गए, अपने को 300 शेयर्स खरीदने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कितने में? 1600 में। हाँ, और अगर आप इस राइट्स को एक्सरसाइज कर देते हो, यानी सही में दोस्तों आप इतने रुपए इकट्ठे करके 300 इंटू 1600 आप सब मिलकर इतने रुपए इकट्ठे करके अगर कंपनी में पहुंचा देते हो तो कंपनी आपको शेयर्स इश्यू कर देगी। कितने शेयर्स आ जाएंगे आपके डीमेट अकाउंट में? 300 शेयर्स। पता है इसमें हर एक शेयर की वर्थ कितनी है? 1890 है ना। कोई भी 2000 तो नहीं बोल रहा है, ये 2000 तो आपके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, ये 2000 तो आज भाव चल रहा है। जब तक आपके पास राइट शेयर सब्सक्राइब होकर शेयर्स क्रेडिट होंगे तब तक तो शेयर का भाव ही बदल जाएगा ना। भाव कितना हो जाएगा शेयर का? 1890.91। हाँ, आपका फायदा है या नहीं, आप तो ये बोलो। अगर मैं फ्री में आपको ये लेटर आपके नाम कर देता हूं कि बच्चों अब आपके नाम ये लो, आप तो आप करना है, आप कर लो सब्सक्राइब, मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं है, तो आप 1600 में खरीदोगे 300 शेयर्स, और वो 300 जब शेयर्स आएंगे दे वुड बी वर्थ, हर शेयर वर्थ कितने का होगा? 1890। आप उठा के बेच देना शेयर, यू वुड पॉकेट द प्रॉफिट ऑफ कितने रुपीस? कितने रुपीस का प्रॉफिट आप पॉकेट कर लेंगे दोस्तों? 290.91 का प्रॉफिट आप पॉकेट कर लेंगे पर वन राइट शेयर। हाँ, तो दोस्तों मैंने भी तो फाइनेंस की दुनिया में कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई है। जब मुझे पता है कि इस लेटर से आपका कितना फायदा है, 290.91 का है ना। अगर मैं आपसे 50 रुपए मांगता हूं, यार ये दे तो दूंगा लेटर आपके नाम, राइट सिग्नेचर कर दूंगा मैं, पर सिग्नेचर के मुझे 50 रुपए चाहिए पर शेयर, बताइए आप देंगे या नहीं? दे देंगे आप बोलेंगे तो भी फायदा है। मैंने बोला नहीं बॉस 100 रुपीज लगी, आप बोलेंगे दे यार अगले को क्या है 100 रुपए में, अपने तो कितने आ रहे 290.91 आ रहे। मैंने बोला 150 रुपए चाहिए। आप बोले सर तो भी ले लो, आप तो अपने क्या 5 7 10 15 दिन के अंदर तो राइट्स इश्यू हो ही जाएगा। मैंने बोला नहीं बॉस 200 रुपए लगेंगे। आप बोलोगे ठीक है ना, फिर भी क्या प्रॉब्लम है? अरे 200 देके 290 मिले तो 45% रिटर्न होता है, 45% रिटर्न है। आप 200 देकर आपको अगर 290 मिलने वाले, 290 का फायदा होने वाला है ना, you would subscribe the share at the rate of 1600 but you would get the shares worth 1890.91। तो 200 देकर 290 मिले और 5 7 10 दिन का तो मामला है। हाँ, 250 250 आप बोलोगे तो भी चलेगा, क्योंकि 250 देकर शेयर मार्केट में ऐसी कमाई होती है। बस आप क्या सोचते हो कि 250 के 500 हो जाएंगे 7 दिन? मिले ऐसे टिप विप तो मेरे साथ भी शेयर करना दोस्तों। पर हाँ, अगर 250 के 290 भी हो रहे हैं ना, और आप मुझे ऐसे टिप दोगे कि सर ये खबर है अपने पास 250 का शेयर है और 290 होने वाला है 15 दिन के अंदर, तो मैं तो खरीद लूंगा। ये 250 इज गोइंग अप टू कितना? 290। फायदे का सौदा है या नहीं है? राइट। 260 मतलब फिर भी ले लो। यानी प्रैक्टिकली दोस्तों वो जो राइट्स ऑफर लेटर है ना, राइट्स ऑफर लेटर उसकी फेयर प्राइस है 290.91। उसकी फेयर प्राइस क्या है? 290.91। अगर उससे थोड़े से भी कम में मिले, 285 में मिल जाए तो भी फायदा ही भाई, 5-6 रुपए का तो फायदा ही है ना, 2-5-7 दिन की तो बात है। तो जो फेयर प्राइस है वो कितनी है?
फेयर प्राइस यानी उचित दाम। उचित दाम का मतलब होता है वो प्राइस जिसमें एट द इनिशिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ना आपको कोई नफा नुकसान हो ना मुझे कोई नफा नुकसान हो, इट इज फेयर फॉर बोथ द पार्टीज। मैंने बोला 300, आप रख लो आप ही राइट्स इशू, आपकी मर्जी है सब्सक्राइब करना, नहीं तो जाने देना, हमें ये राइट्स इशू। मैं अगर 300 मांगूंगा तो आप खरीदोगे क्या? नहीं, राइट। सो द फेयर प्राइस इज कितना? 290.91, है ना? इज दैट क्लियर? ओके, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, कैलकुलेट थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ राइट्स अलोन, यानी आपको राइट्स का वैल्यू निकालना है, जो राइट्स है उसका वैल्यू आखिर क्या है। सो दैट मींस फेयर वैल्यू ऑफ द राइट्स, और फेयर वैल्यू ऑफ द राइट्स कितना आता है? 290.91, ठीक है। अब फेयर वैल्यू ऑफ द राइट्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं कि वो राइट्स इशू का सब्सक्रिप्शन प्राइस कितना है। वर्ड सेज राइट्स इशू एक बार सब्सक्राइब हो गया उसके बाद शेयर का भाव आखिर कितना हो जाएगा, दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज टर्म्ड एज theoretical value of the rights alone, which is 290.91 per right share. What does that mean? If we renounce the right, then this is the fair price. अब कुछ कुछ लोग इसको पर राइट शेयर बोलने की बजाय पर ओरिजिनल शेयर की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। पर राइट शेयर फेयर प्राइस नहीं चाहिए, पर ओरिजिनल शेयर चाहिए। तो सिंपल है, अगर 290.91 जो भाव है वो कैसा है? पर शेयर नहीं बोलो, पर राइट शेयर है। तो दोस्तों अगर मुझे इसे ओरिजिनल शेयर्स की टर्म्स में रीएक्सप्रेस करना है तो अपने सामान्य ज्ञान से बताइए कि आंसर बढ़ेगा या आंसर कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि राइट शेयर्स तो सिर्फ 3 ही हैं, ओरिजिनल शेयर्स कितने हैं? 8। तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूंगा? 3, ताकि आ जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ द राइट्स पर 8 शेयर डिवाइडेड बाय 8 शेयर्स। तो अब जो वैल्यू ऑफ द राइट आ जाएगी वो पर ओरिजिनल शेयर आ जाएगी, ठीक है। कितना आता है आंसर? 109.09 पर ओरिजिनल शेयर हेल्ड इज द वैल्यू ऑफ द राइट, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली कुछ बच्चे जो एक्स्ट्रा सोचते हैं वो ऐसा भी बोल देते हैं कि सर फिर ये 109.09 तो ऐसे भी निकल सकता था कि बिफोर राइट्स क्या प्राइस थी और आफ्टर राइट्स क्या प्राइस है, दोनों का डिफरेंस। हाँ वैसे भी चलेगा, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। वो तो अपन ने ये निकाल लिया था तो मैंने इसी से आपको ये निकलवा दिया, ठीक है। दोस्तों कम बच्चों को ये बात पता है कि राइट्स शेयर्स आज की तारीख में शेयर मार्केट में ट्रेड होते हैं। जस्ट लाइक कोटक महिंद्रा बैंक आप शेयर बाय सेल कर सकते हो ना स्टॉक मार्केट की विंडो में। आप अपने वो ब्रोकिंग अकाउंट के अंदर जाओ, है आपका ब्रोकिंग अकाउंट किनके कौन सा है अपना? ग्रो में है, सब ग्रो वाले ही हो, जीरोधा में कोई भी नहीं, जीरोधा वाले, एंजल वाला कोई, जीरोधा, ओके। तो आप अपने ब्रोकिंग अकाउंट के अंदर जाओ, जो आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे जीरोधा का काइट है ना, ग्रो की भी एप्लीकेशन है, उसके अंदर जाओ, आप उसके अंदर सर्च करो कोटक महिंद्रा बैंक RE, कोटक महिंद्रा बैंक RE का फुल फॉर्म होता है राइट्स एंटाइटलमेंट। नहीं अभी नहीं मिलेगा, अरे क्वेश्चन चल रहा है दोस्त, तो अभी नहीं मिलेगा, पर हाँ कोटक महिंद्रा बैंक RE अगर आप ढूंढोगे तो आपको वहां पर राइट्स एंटाइटलमेंट ट्रेड होते हुए दिख जाएंगे। साल भर ट्रेड नहीं होता है, देयर इज अ शॉर्ट विंडो ऑफ रफली 4 to 5 days। जब आपको वो ईमेल आया ना, उसी ईमेल के अंदर लिखा हुआ रहता है कि ये राइट्स एंटाइटलमेंट अगर आपको सब्सक्राइब करना हो तो ठीक है आप कर लो सब्सक्राइब। अगर आपको ये राइट्स एंटाइटलमेंट किसी और के फेवर में रिनाउंस करना है तो पुराने जमाने में वो लेटर पे लिख के देना पड़ता था, मैं इसके फेवर में रिनाउंस कर रहा हूं, फिर वो चेक जमा करता था बैंक में। अब ऐसा नहीं होता है, राइट्स एंटाइटलमेंट आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। जस्ट लाइक ओरिजिनल शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में उतरते हैं ना, वैसे राइट्स एंटाइटलमेंट आपके डीमैट अकाउंट में उतर जाते हैं। आपको जम रहा है तो ठीक, नहीं तो आप अपना राइट्स एंटाइटलमेंट किसी और को भेज दो। आप इधर से सेल का ऑर्डर लगाओ, वो भाई उधर से बाय का ऑर्डर लगाएगा, ठीक है। तो आपका राइट्स एंटाइटलमेंट किसको ट्रांसफर हो जाएगा? उसको ट्रांसफर हो जाएगा। और ये जिस प्राइस पर ट्रेड होगा ना, वो ये वाली प्राइस जिसमें ये फेयर प्राइस है 290.91 क्या है? फेयर प्राइस। लेकिन मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई की वजह से हल्का फुल्का इससे ऊपर नीचे में वो ट्रेड होता है। 285 में भी हो जाएगा, 295 में भी हो जाएगा, 280 में भी हो जाएगा, हो सकता है 300 में भी हो सकता है 275 में भी हो जाए, लेकिन इसके आसपास में वो ट्रेड हो जाता है। मैंने खुद ने खरीद रखे हैं। एक कंपनी थी पिरामल फार्मा, उसका शेयर ना काफी गिर गया था, पिरामल फार्मा का शेयर 100 से भी नीचे आ गया था और उस वक्त कंपनी ने ना राइट्स इश्यू निकाला। मैंने तो 100 के नीचे जब शेयर गया था तो मैंने तो उसको शेयर तो खरीद ही लिया था, तो मेरे पास राइट्स एंटाइटलमेंट का तो लेटर आया ही आया। मैंने बोला प्रवीण बोस अपने को ये तो खरीदना ही खरीदना है, और मैंने कहा अपन थोड़े से और राइट्स एंटाइटलमेंट
खरीद लेते। उस वक्त व्हाट आई डिड इज आई कैलकुलेटेड द फेयर वैल्यू ऑफ द राइट, और फेयर वैल्यू ऑफ द राइट वैसे ही कैलकुलेट करी जैसे मैंने अभी आपको सिखाया, और फेयर वैल्यू ऑफ द राइट से जैसे ही मार्केट प्राइस कम आई तो कुछ 3-4 रुपए कमाई होगी, मैंने कहा खरीद लो, 3-4 रुपए का इस रास्ते और फायदा हो जाएगा अपने को, तो मैंने और राइट्स एंटाइटलमेंट उसके खरीद लिए। फिर जब मैंने सब्सक्रिप्शन भेजा मेरा, तो जो मेरे ओरिजिनल राइट्स एंटाइटलमेंट आए थे उतने शेयर्स का तो मैंने सब्सक्रिप्शन भेजा ही भेजा, प्लस जो मैंने राइट्स एंटाइटलमेंट खरीद लिए थे डीमेट अकाउंट में वो का भी मैंने सब्सक्रिप्शन भेजा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास आ गए। इज दैट क्लियर? ठीक है। सो आज की तारीख में राइट्स एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग कैसे हो जाती है दोस्तों? स्टॉक मार्केट में हो जाती, जस्ट लाइक शेयर्स। पुराने जमाने में वो कागज लिखकर भेजना पड़ता था। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों सबसे ज्यादा महत्व, मतलब जो अपन पढ़ रहे हैं सब रियल लाइफ में एप्लीकेबल है। प्रॉफिट देखो, पिरामल फार्मा का शेयर आप खुद ही देख लेना, पिरामल फार्मा का शेयर ये 90 या 80 के आसपास तक आ गया था, फिर ये 250 चला गया विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक ही साल के अंदर 250 चला गया। अगर आप इसका करंट प्राइस देखोगे तो रफली 195 के आसपास है। तो मैंने मेरे पार्शियल क्वांटिटी मतलब हल्का फुल्का मैंने यहाँ पर सेल भी कर दिया था 250 पर। नाउ आई एम लुकिंग कि हल्का फुल्का अगर और नीचे आ जाए तो फिर मैं वापस से जो मैंने उधर सेल करे थे शेयर्स उतने वापस से बाय कर लूंगा। ठीक है। बट हाँ आप देखो राइट्स एंटाइटलमेंट जो मैंने खरीदा तो प्रैक्टिकली 100% रिटर्न मुझे मिल गया विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। और मैंने इसका पिरामल फार्मा का वैल्यूएशन बिल्कुल वैसे ही करा जैसा कि मैं आपको क्लास के अंदर आगे वैल्यूएशन की टेक्निक्स सिखाऊंगा। ये सिर्फ वैल्यूएशन की टेक्निक्स एग्जाम पास करने के लिए नहीं दोस्तों, इस गलतफहमी में मत रहना, जिंदगी भर ये सारी चीजें पैसा बनाने के लिए काम में आएंगी। राइट। हाँ, कमिंग बैक टू अवर टॉपिक दोस्तों, अब अपन पिरामल फार्मा को छोड़ते हैं। आप तो इधर आइए, कोटक महिंद्रा बैंक पर आइए। कोटक महिंद्रा बैंक का राइट्स एंटाइटलमेंट अगर आप किसी को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कितने में ट्रांसफर कर देंगे? 290.91 में आप ट्रांसफर कर देंगे। दैट वुड बी द फेयर वैल्यू ऑफ द राइट्स, दैट इज द फेयर प्राइस एट व्हिच द बायर एंड सेलर वुड बी एग्रीएबल की ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे में ट्रेड होता है, डिमांड एंड सप्लाई के चक्कर रहते हैं बस। अब सबसे काम की बात, अगर आप एक शेयर होल्डर हो और आपके पास शेयर्स रखे हुए हैं, कितने शेयर्स रखे हुए? 800 शेयर्स। यू आर अ शेयर होल्डर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक एंड यू आर होल्डिंग 800 शेयर्स। आपको कितने शेयर्स का राइट आया है? 300 शेयर्स का राइट आया है। अगर आप इस राइट को सब्सक्राइब करते हैं 1600 रुपीज के भाव पर, अगर आप इस राइट को सब्सक्राइब करते हैं तो जनरली स्पीकिंग जो आपका जवाब था वो ये था कि सर फायदा ही होगा ना। कोई फायदा नहीं होगा आपका। मैं अभी साबित कर सकता हूं कोई फायदा क्यों नहीं होगा। देखिए कैसे साबित करूंगा। अभी आपके पास कितने शेयर्स है आप तो ये बताओ। अभी आपके पास 800 शेयर्स, ठीक है, प्लस इन एडिशन टू दैट शेयर्स तो यही है दोस्तों आपके पास। आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस भी है कुछ। ओके दोस्तों, एक तो आपके पास ये शेयर है ना, और प्लस आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस भी। अब आपने क्या किया? राइट शेयर सब्सक्राइब कर लिए। तो अब स्थिति क्या बनी आप वो देखिए। अब आपके पास 800 शेयर्स हैं या अब आपके पास 1100 शेयर्स? 1100 शेयर्स। लेकिन आपके बैंक खाते में उतना पैसा है जितना पहले था, बैंक खाते का बैलेंस थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, पर फिर भी देखिए रहा है कि बॉस फायदा तो है, क्योंकि मैंने बैंक अकाउंट से ट्रांसफर क्या भाव करा? 1600 पर शेयर का भाव करा, पर जो शेयर्स मिले वो तो वर्थ 1890 के मिले हैं, तो फायदा तो दिख ही रहा है। पर कोई फायदा नहीं। देखो कैसे, आपके जो पहले 800 शेयर्स थे उनका प्राइस क्या था? 2000 रुपए था। यानी आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक के कितने लाख रुपए के शेयर्स रखे हुए थे? 16 लाख। अब आपके पास कितने शेयर्स हैं दोस्तों राइट्स इशू के बाद? 1100 शेयर्स है। लेकिन अब हर शेयर का भाव क्या हो गया है? 1890.91 ले लें, यानी कितना आ रहा है? ओ एक मिनट, 20,80,000 आ गया क्या? तो ये तो फायदा ही हुआ ना फिर। बैंक से पैसा भी तो गया है ना। कितना पैसा गया दोस्तों बैंक से? 1600 रुपीज पर शेयर इंटू हाउ मेनी शेयर्स? 300 शेयर्स। तो पहले आपके पास 4,80,000 रुपीज कहां रखे थे? बैंक में। यानी पहले आपकी नेटवर्थ पता है कितनी थी? 4,80,000 ऑफ लिक्विड बैलेंस इन द बैंक प्लस 16 लाख इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। यानी आपकी ओवरऑल नेटवर्थ कितनी थी पहले? 20,80,000 थी ना। तो अब कितनी नेटवर्थ है?
20,80,000। बताइए राइट्स इश्यू जो कंपनी ने 1600 रुपए के भाव में दिया आपको, उसको सब्सक्राइब करने से आपका 1 रुपए का भी फायदा हुआ या कोई फायदा नहीं हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। तो आपके चेहरे पर मैं तो वही समझ नहीं पा रहा हूं कि ईमेल पढ़ के मुस्कान कैसे आ गई थी। योर फेस शुड बी अ परफेक्ट न्यूट्रल फेस। मैं एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं, मान लो कि अगर यहां पर 1600 की बजाय कंपनी 1200 रुपए में भी शेयर दे देना, तो भी चेहरे पे हल्की सी भी मुस्कान नहीं आनी चाहिए, अभी भी न्यूट्रल फेस होना चाहिए। लगे तो मैं प्रूव कर दूं। 2000 का शेयर 1600 में मिल रहा है ना, तो मुस्कान नहीं है ना। 2000 का 1200 में मिलेगा तो भी मुस्कान नहीं आएगी। आना जरा करवा दो, ये करवा दो। चलो 1200 रुपीज में आपको राइट्स आया। अब क्या होगा, एक आम इंसान तो खुश हो जाएगा, और 2000 रुपए का शेयर कितने में राइट्स आ रहा है, 2000 का शेयर और राइट्स कितने में आ रहा है, 1200 में। नहीं आएगी चेहरे पे खुशी, कोई खुशी खुशी वाली बात ही नहीं होती राइट्स इशू में। राइट्स इशू एक ऐसा भ्रम है दोस्तों, जिससे लोगों को लगता है फायदा है, असली में फायदा नहीं है। चलो 1200 पे करवाओ, 1200 पे करवाओ। अब आपको सबसे पहले मुझे ये कैलकुलेट करवाना पड़ेगा कि कितने रुपीस का वेल्थ का ट्रांसफर होगा शेयर होल्डर से इसके पास, कंपनी के पास। तो नंबर ऑफ शेयर्स तो 56.25 ही रहेंगे, लेकिन प्राइस 1200 हो जाएगी। कितने करोड़ रुपए गए, 67,500 करोड़ गए कंपनी के पास। अब कंपनी की नई मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी हो जाएगी, 3 लाख प्लस 67,500 यानी 3,67,500 डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर हाउ मेनी शेयर्स, 206.25। हाँ, नया प्राइस बोलो, नया प्राइस 1781.82 लिख दो, 1781.82। अब अपन देख लेते हैं कि बिफोर राइट्स इश्यू हमारे क्या हाल थे और आफ्टर राइट्स इश्यू हमारे क्या हाल है। So this one is before rights issue. Before rights issue आपके पास 800 shares थे and they were worth कितने रुपीस, they were worth मतलब 2000 shares थे ना आपके पास, 800 shares थे worth 2000 यानी 16 लाख रुपीस के वर्थ शेयर्स थे आपके पास। अब आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स 1100 हो जाएंगे। हाँ, लेकिन अब हर शेयर का भाव 1890 होगा या 1781.82 होगा। आना जरा कैलकुलेटर पे आना, 1781.82 इंटू 1100 करा, कितना आ रहा है, 19,60,000 है ना। अब दोस्तों एक बात बताओ कि वो उसका भी तो मुझे इफेक्ट देना पड़ेगा ना। पहले आपके पास 800 शेयर थे और जादू से 1100 शेयर्स आ गए, कंपनी में आपने पैसे पहुंचाए हैं। कितने पैसे आपने कंपनी में पहुंचाए, 300 शेयर्स एट द रेट ऑफ 1200 पर ला रहा था ना मैं राइट्स इश्यू। कितने, 3,60,000 पहले आपके बैंक खाते में रखे हुए थे। अब वो बैंक खाते से ट्रांसफर होकर किस में आ गए, शेयर्स में आ गए, मतलब दे गॉट कन्वर्टेड इनटू शेयर्स ना। तो पहले आपकी नेटवर्थ कितनी थी, 16 लाख प्लस 3,60,000 यानी कितनी थी आपकी नेटवर्थ, 19,60,000। अभी भी कितनी है, 19 लाख। बताइए राइट्स इश्यू सब्सक्राइब करने से क्या कोई फायदा होता है? कंपनी अगर 2000 का शेयर 1600 में दे दे और 1600 की बजाय 1200 में दे दे, तो भी बताओ कोई फायदा होता है? मैं बड़ी बात बोल रहा हूं। अगर कंपनी आपको शेयर 500 रुपए में भी दे देना कि देखो 2000 का चल रहा है शेयर और हमको आप तो अधिकार दे रहे हैं हम आपको कि आप तो 500 में खरीद लो, लगा रहे कोई मुझसे शर्त, तब भी कोई फायदा नहीं होगा। बोलो, बड़ा सेंटेंस बोलने जा रहा हूं मैं। जब कंपनी आपको फ्री में शेयर देती है ना, जिसको इंग्लिश में बोनस शेयर्स कहते हैं, तब कोई फायदा नहीं होता, तो पैसे लेके देगी, क्या फायदा होगा? अरे जब बोनस शेयर्स आते हैं तो फ्री में ही मिलता है ना शेयर, पर प्रैक्टिकली क्या होता है, उधर शेयर की संख्या बढ़ती है, इधर शेयर का प्राइस आधा हो जाता है। मान लो 1:1 का शेयर की संख्या डबल हुई, प्राइस जब फ्री में शेयर मिल रहा है तो फायदा नहीं हो रहा, तो पैसे लेकर शेयर देने में कैसे फायदा होगा? बोलो। और देख लो, हो भी नहीं रहा है, 2 बार मैंने प्रूव कर दिया है ना। तो अब अगर मैं फिर से पूछूं कि मुस्कान होगी, उदासी होगी या न्यूट्रल, न्यूट्रल। राइट्स इश्यू से शेयर होल्डर्स का कोई फायदा नहीं। पर क्या गजब स्कीम है दोस्तों ये शेयर मार्केट में, ये सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है कि न्यूट्रल है। आम इंसान क्या सोचता है, यार राइट्स इश्यू है, मैं तो सस्ते में शेयर मिल रहा है, मैं तो सब्सक्राइब करूंगा, उधार लेके, पैसे उधार लेके मैं राइट्स इश्यू सब्सक्राइब करूंगा। ठीक है दोस्तों, राइट्स इश्यू से शेयर होल्डर्स को फायदा नहीं होता है, नहीं होता। देख लिया ना 2 एग्जाम्पल मैंने, मैं तो और बड़ी बात बोल दी, फ्री में शेयर मिल जाए तो फायदा नहीं होता, तो अभी पैसे लेके शेयर में क्या फायदा होगा? ठीक है, उसी तरीके से अगर आप ये राइट किसी और के फेवर में रिनाउंस भी कर दो एट फेयर प्राइस ऑफ 290.91,
तो भी आपका कोई फायदा नहीं होगा। मैं प्रूव कर सकता हूं इसको। ये देखिए दोस्तों, यहां पर ये तो प्रूव करा ही हुआ है। अगर ये बंदा सब्सक्राइब कर ले राइट्स ऑफर, अगर ये बंदा क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले राइट्स ऑफर, तो उसकी वेल्थ बिफोर राइट्स क्या थी, 800 शेयर्स इनटू 2000 यानी 16 लाख। अब उसकी वेल्थ क्या है, 1100 शेयर्स इनटू दिस यानी 20 लाख 80,000। लेकिन उसने कैश भी तो दिया है राइट्स इश्यू में, तो अगर उसको घटाएंगे तो अल्टीमेटली उसकी नेटवर्थ जितनी पहले थी उतनी ही। अभी पहले मैंने 4,80,000 यहां रखा था, अब मैंने उसको यहां से डिडक्ट कर दिया। बात एक ही है, अल्टीमेटली इट कैन बी ऑब्जर्व दैट देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन शेयर होल्डर्स वेल्थ इफ ही सब्सक्राइब्स द राइट्स इश्यू। सेकंड केस, अगर बंदा क्या करता है, रिनाउंस करता है राइट्स इन समबडी एल्स के फेवर, यानी किसी और के फेवर में राइट्स रिनाउंस कर देता है। देखना दोस्तों उसकी वेल्थ पर क्या इंपैक्ट आएगा। मैं इस वाले टेम्पलेट को यूज कर रहा हूं, ये बिफोर राइट्स है और ये पोस्ट राइट्स। बिफोर राइट्स उसके पास कितने शेयर्स थे, हर शेयर कितने का था, यानी उसके पास कितनी धन दौलत थी, 16 लाख रुपीस थी। अब बंदे ने राइट सब्सक्राइब करा या बंदे ने किसी और के फेवर में रिनाउंस कर दिया, तो बताइए पोस्ट राइट्स उसके कने जो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वो 1100 होंगे या 800 ही होंगे, 800 ही होंगे। नंबर ऑफ शेयर्स 800 ही होंगे। बहुत खास दोस्तों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, और ये गलती मैं करके सीखा हूं। 800 शेयर्स, और बताइए अब प्राइस क्या होगी शेयर की, 1890.91। आपने किसी और के फेवर में रिनाउंस कर दी है, तो आपके पास तो 800 शेयर्स ही होंगे, लेकिन भाव तो सबके शेयर का कितना होगा, 1890.91। बताइए अब आपकी नेटवर्थ कितनी है, नेटवर्थ कितनी आई है, 15,12,728, इतनी आ गई आपकी नेटवर्थ। अभी देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि हमारी नेटवर्थ कम हो गई, लेकिन कम नहीं हुई है। आपने वो कैश में बेचा ना, राइट शेयर्स बेचे ना आपने, तो यहां पर ऐड होगा, क्या ऐड होगा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राइट्स एंटाइटलमेंट सेलिंग। कितने राइट शेयर्स आपने सेल करे, 300 राइट शेयर्स। किस भाव पर सेल करें, 290.9। कितने रुपीस आ गए आपके पास, 87,272, इतने रुपीस आ गए। तो इतने रुपीस आपके पास कैश है, इतने रुपीस के आपके पास शेयर्स। बताइए दोस्तों कुल कितना आ रहा है, 16 लाख ही आ रहा है। तो अगर राइट्स ऑफर आप सब्सक्राइब कर लो या फिर आप राइट्स ऑफर किसी और के फेवर में रिनाउंस कर दो, अल्टीमेटली आपकी नेटवर्थ पर कोई इंपैक्ट आता है, नेटवर्थ सेम रहती है। यानी चेहरे पर मुस्कान की दोस्तों कोई बात है या न्यूट्रल, इट्स परफेक्ट न्यूट्रल। लेकिन एक बात ध्यान रखना, राइट्स ऑफर एक ऐसा जाल है जो कंपनी ने फेंक दिया आपके ऊपर, शेयर होल्डर्स के ऊपर। कंपनी और उसने ऐसा जाल फेंका सारे शेयर होल्डर्स के ऊपर कि अगर शेयर होल्डर सब्सक्राइब करेंगे तो कोई फायदा होगा क्या, नहीं। किसी और के फेवर में अनाउंस करेंगे तो कोई फायदा होगा क्या, नहीं। लेकिन आपको मजबूरन या तो खुद सब्सक्राइब करना पड़ेगा या फिर किसी और के फेवर में रिनाउंस करना पड़ेगा। खबरदार, जो आपने राइट्स ऑफर को इग्नोर किया, यानी ईमेल आया और आपने मार्केज रीड करके उसको छोड़ दिया, यानी ना आपने सब्सक्राइब करा ना आपने किसी और के फेवर में रिनाउंस करा, अब आपका फायदा होगा, न्यूट्रल होगा या नुकसान ही होगा। अब नुकसान हो जाएगा। मतलब राइट्स ऑफर ऐसा जाल है कि अब शेयर होल्डर फंस चुके हैं, करो बेटे सब्सक्राइब करो या तो हमको पैसे दो, या किसी और को टोपी पहनाओ और वो हमें पैसे देगा, और ना खुद टोपी पहन रहे हो ना किसी और को टोपी पहना रहे हो, तो फिर टोपी उतर जाएगी, यानी आपका नुकसान होगा। देखना कैसे होगा नुकसान, देखना कैसे होगा नुकसान। एक बात बताओ दोस्तों, अगर आप इग्नोर करते हो राइट्स इश्यू, हाँ कैसे होगा नुकसान, देखना। 800 शेयर्स थे आपके पास बिफोर राइट्स इश्यू, देवर वर्थ कितने रुपीस, तो आपकी वेल्थ पहले क्या थी, 16 लाख। हाँ, ना आपने सब्सक्राइब करा ना आपने किसी और के फेवर में अनाउंस करा, आपके पास राइट्स इश्यू के बाद भी कितने शेयर्स ही होंगे। लेकिन अब शेयर्स का भाव क्या होगा, आपकी वेल्थ कितनी हो गई, क्या आपके पास कुछ कैश आया, क्योंकि आपने किसी के फेवर में अनाउंस ही नहीं करा, राइट्स शेयर्स आपके पड़े पड़े खत्म हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, ना आपने खुद ने सब्सक्राइब करा, तो अब आपका लॉस ऑफ वेल्थ हुआ। कितने का लॉस ऑफ वेल्थ हुआ, मेरे साथ एक बार ऐसा हो गया दोस्तों, टाटा मोटर्स का आया था
राइट्स ऑफर, और ये लगभग बात है 2016-17 के आसपास की। मेरे पास टाटा मोटर्स के शेयर्स रखे हुए थे उस वक्त, और टाटा मोटर्स का राइट्स इशू आया। अपने को समझ थी कि राइट्स ऑफर या तो प्रवीण सब्सक्राइब कर लो या फिर किसी और के फेवर में अनाउंस कर लो। तो मैंने उस ईमेल को मार्क एज अनरीड कर दिया, रीड करने के बाद, ताकि ये मुझे ध्यान रहे। और थोड़ा सा क्लासेस और इन सब व्यस्तता के चलते वो उसकी डेट निकल गई। मैंने सब पता होने के बावजूद भी मुझसे राइट्स ऑफर गलती से इग्नोर हो गया। मेरे शेयर्स की संख्या डीमैट अकाउंट में बढ़ी या वही रही, लेकिन शेयर का प्राइस कम हो गया, तो बैठे बैठे ही लॉस ऑफ वेल्थ हो गया। तो कभी भी दोस्तों जिंदगी भर की सीख है, ध्यान रखना, अगर आपके डीमैट अकाउंट में किसी कंपनी के शेयर्स रखे हुए हैं और वो कंपनी अगर राइट्स इश्यू लेकर आ रही है, तो या तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, या फिर नहीं करना हो तो किसी और के फेवर में अनाउंस कर लेना। और वो मैंने तरीका आपको बता दिया, वो राइट्स एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग विंडो होती है, और उस ट्रेडिंग विंडो के अंदर नहीं करना आपको सब्सक्राइब, तो किसी और को राइट एंटाइटलमेंट सेल करना है, कम से कम उतने रुपए तो आ जाएंगे। और नहीं करा आपने राइट्स एंटाइटलमेंट सेल, तो गए आपके राइट्स एंटाइटलमेंट, जीरो हो गए, वो खत्म हो गए, डेट निकल के एक्सपायर हो गए राइट्स एंटाइटलमेंट, और आप कैश भी नहीं मिलेगा, और उधर शेयर्स का वैल्यूएशन भी कम हो जाएगा। तो राइट्स ऑफर या तो सब्सक्राइब करना या फिर रेनाउंस करना, गलती से भी इग्नोर मत करना। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। देखो ना, बेचारे का लॉस ऑफ वेल्थ हो गया ना यार, बैठे बैठा है 5% से उसकी वेल्थ कम हो गई ना यार, बैठे बैठा ही नुकसान हो गया, कुछ करा ही नहीं उसने, इनएक्शन की वजह से नुकसान हो गया। इसीलिए दोस्तों, मतलब मुझे तो राइट्स इशू पसंद ही नहीं है, क्योंकि राइट्स इशू में कंपनी ने फंसा लिया शेयर होल्डर को, बेटे या तो तू एक्ट कर, और या फिर किसी और को टोपे बिना, नहीं तो तू गया। तो मैं तो अब पता है क्या करता हूं, जैसे ही राइट्स एंटाइटलमेंट का वो आता है ना ईमेल, मैं रिमाइंडर डाल लेता हूं। अपने पास शेयर की क्वांटिटी भी रहती है, तो राइट्स एंटाइटलमेंट भी थोड़े ज्यादा आते हैं, और मैंने सपोज इग्नोर कर दिया तो नुकसान भी ज्यादा होता है। तो इसलिए राइट्स इशू में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए मुझे तो डर ही लगता है कि राइट्स इशू निकाल दिया, अब ध्यान रखना पड़ेगा। समझ में आई दोस्तों बातें राइट्स इशू को लेकर? ओके, अब ये दो और क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाह रहा हूं, ठीक है। पर हाँ, ये जो मैंने एबीसी पॉइंट पढ़ा है ना आपको, केस एबीसी, ये तो 100% इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है। जैसे हाँ, एक और बता दो, मेरे पास एयरटेल के भी शेयर्स रखे हुए थे, और एयरटेल ने भी राइट्स इशू निकाला था, कुछ शायद 2-3 साल पहले की बात है। राइट्स इशू निकाला था उन्होंने एयरटेल का। मुझे एयरटेल सब्सक्राइब नहीं करना था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स रखे हुए थे। तो मैंने इमीडिएटली ध्यान रखा, और जैसे ही भारतीय एयरटेल के राइट्स एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग विंडो ओपन हुई, मैंने 1-2 दिन के अंदर राइट्स एंटाइटलमेंट फेयर प्राइस देखकर सेल कर दिया। मैंने कहा कम से कम यही तो पैसे आए, इग्नोर हो गया तो गया केस। दोस्तों अब इसके बाद नेक्स्ट केस देखेंगे आप, केस डी। इन द अबाउ केस, इफ कंपनी विशेस that the X rights value of share shall not fall below 1900 रुपए। ओ, कंपनी का पता है क्या कहना है, कि राइट्स के बाद जो शेयर की प्राइस है वो 1900 से नीचे नहीं जानी चाहिए। या दूसरे शब्दों में उसको रीफ्रेम कैसे कर सकते हैं, shall not fall below 5% ऑफ मार्केट प्राइस। और हम जानते हैं हाल फिलहाल मार्केट प्राइस कोटक महिंद्रा बैंक का 2000 है, उसका 5% से ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। प्रैक्टिकली 1900 से नीचे हम शेयर का भाव नहीं देख सकते हैं। फाइंड द सब्सक्रिप्शन प्राइस फॉर 1 राइट्स शेयर्स। हमें बताना है कि आखिर सब्सक्रिप्शन प्राइस क्या होनी चाहिए। दोस्तों वापस से अगर अपन यहां पर आएंगे, तो इस क्वेश्चन ने आपको सब्सक्रिप्शन प्राइस दी है या यही पूछिए, यही पूछिए, पर आपका ऑब्जेक्टिव गोल क्या सेट कर दिया है कि वो पोस्ट राइट्स प्राइस कितनी होनी चाहिए, 1900 से नीचे नहीं जानी चाहिए का दूसरे शब्दों में मतलब है कि 1900 होनी चाहिए। अपने सामान्य ज्ञान से बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे। अब आप भी समझ रहे हो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। हाँ दोस्तों, ये रही वो इक्वेशन। आज तक क्या होता था, आज तक दोस्तों क्या होता था, आज तक राइट्स प्राइस होती थी, मतलब ये होती थी ना, सब्सक्रिप्शन प्राइस होती थी, और हमें सब्सक्रिप्शन का अमाउंट पता होता था, और हम थ्योरेटिकल पोस्ट राइट्स प्राइस निकाला करते थे। आज दिन कुछ और है, हम यहां पर पोस्ट राइट्स प्राइस सेट कर देंगे, कितना, 19। करवा दो आप, ये यहां पे 1900 लिखा, 1900 इज इक्वल टू NP0 यानी कि 3 लाख करोड़, है ना, लाख तो लिख ही दिया, बस करोड़ लिख दूं, है ना, 3 लाख करोड़, NP0 लिख दिया मैंने, प्लस सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना आएगा।
तो हमें सब्सक्रिप्शन का अमाउंट नहीं मालूम है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स तो मालूम है, 56.25 करोड़ शेयर्स एट द रेट ऑफ कुछ रुपए आएगी अभी यहाँ पर प्राइस, वो भी नहीं मालूम है क्या है, डिवाइडेड बाय दोस्तों कितने शेयर्स, 206.25 करोड़ शेयर्स। दोस्तों समझदार को इशारा काफी है, बताइए क्या करेंगे। 206.25 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाकर 1900 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किया आपने, उसमें से अब क्या माइनस कर देंगे, 3 लाख माइनस कर देंगे, किया। अब उसको डिवाइड किससे कर देंगे, 56.25। आज आंसर बोल दो, 1633 पॉइंट कुछ आ रहा है आंसर, ये देखो ना, 1633.33 आ रहा है आंसर। इज दैट क्लियर? सो इफ वी विश कि हमारे शेयर्स 1900 से नीचे नहीं जाने चाहिए, तो हमें राइट्स ऑफर 1600 की बजाय कितने पर लाना चाहिए, 1633.33 पर लेकर आना चाहिए। ई वाला सिचुएशन और देख लो, इफ कंपनी इज विलिंग टू ऑफर राइट्स शेयर एट द रेट ऑफ कितने रुपीस, 1600 रुपए। कंपनी का कहना है नहीं 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 1633 नहीं, हम तो कितने पर लाएंगे, 1600 पे लाएंगे। एंड ऑल्सो डिजायर्स दैट द फॉल इन एक्स राइट्स प्राइस ऑफ द शेयर बी रेस्ट्रिक्टेड टू कितना परसेंट, 5% ऑफ सीएमपी। यानी वही अगेन वही सिचुएशन की, नहीं हम तो 1600 पे ही लाएंगे और हमें शेयर का प्राइस भी 1900 से नीचे नहीं चाहिए। कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स टू बी ऑफर्ड एज राइट्स एंड राइट्स इश्यू का रेशियो। तो अब क्वेश्चन क्या चेंज करने को तैयार है, नंबर ऑफ राइट शेयर्स चेंज करने को तैयार है। ठीक है, यानी कि दोस्तों अगेन यही वाला फॉर्मूला यूज होगा, डू यू एग्री, अगेन यही वाला फॉर्मूला यूज होगा। लेकिन इस बार सब्सक्रिप्शन प्राइस नहीं पता है, सब्सक्रिप्शन प्राइस पता है, लेकिन ये नहीं पता है कि आखिर नंबर ऑफ शेयर्स हम कितने इश्यू करेंगे, निकालने इसको भी। तो कैसे फॉर्मूला सेट करेंगे, 1900 इज इक्वल टू 3 लाख करोड़ प्लस 1600 इंटू N1 नंबर ऑफ शेयर्स राइट शेयर्स डिवाइडेड बाय N यानी 150 करोड़ शेयर्स प्लस N1। दोस्तों अब एक समझदार बच्चा, ओ अच्छा ये पूरा इस तरफ अगर मल्टीप्लाई होगा है ना, तो कितना आ रहा है जरा बताना, 1900 इंटू 150 कितना होता है, 2,85,000 करोड़ प्लस 1900 इंटू N1 है ना, इज इक्वल टू 3 लाख करोड़ प्लस 1600 इंटू N1। अब एक समझदार बच्चा 285 इधर ले जाएगा और 1600 इधर ले जाएगा, यानी राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, 15,000 करोड़ और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, 300 इंटू N1। हाँ इधर डिवाइड कर दो ना, 1500 करोड़ डिवाइडेड बाय 300 कितना होता है, 500 करोड़ नहीं 50 करोड़। यानी कितने नंबर ऑफ राइट शेयर्स हमें लेकर आने, 50 करोड़ राइट शेयर्स लाने। तो राइट शेयर्स का वो रेशियो क्या हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाय 150 यानी 1/3 यानी 1/3। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, आप देख लो दोस्तों, 1 राइट शेयर्स फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड। इज दैट क्लियर, है ना। अब दोस्तों जो अपन ने राइट्स पढ़ा है ना, इसकी मुझे तो प्रैक्टिकल लाइफ में भयंकर इंपॉर्टेंस लग रही है। अगर मैं आपको नहीं बताता तो आज तक आप किस गलतफहमी में जीते रहते सीए बनने के बाद भी, क्या राइट्स इशू आया सब्सक्राइब कर लो, वाह चल इग्नोर हो गया तो वाह चल कोई बात नहीं है, अपनी जेब से कुछ कहाँ गया, गया जेब से निकल लिया, मालूम ही नहीं चला। और इसका ना एग्जाम में क्वेश्चन भी आया, नवंबर 2023 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, किससे, राइट्स इशू। ये इसी टोन पर जैसा मैंने एग्जांपल दिया है ना, मैं एग्जांपल उसके बहुत पहले से दे रहा हूँ दोस्तों, है ना, नवंबर 23 में उसके बाद आया। चलिए तो ये हमने यहाँ पर राइट्स इशू का कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया। क्यों ना अपन एक काम करें, प्रैक्टिस बुक में वो जो एकमात्र क्वेश्चन बचा हुआ है अपना, वो कंप्लीट करें ताकि अपना प्रैक्टिकल वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाए, चैप्टर ओवर हो दोस्तों, है ना। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 21 में, ये देखो एग्जाम नवंबर 23 में दिख रहा है आपको, ओके। प्रज्ञा लिमिटेड, वहां 8 लिखा लेकिन एक्चुअली है वो 10 मार्क्स का। प्रज्ञा लिमिटेड हैज इश्यूड कितने शेयर्स, 7,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। द करंट मार्केट प्राइस पर शेयर इज कितने रुपीस, 240। द कंपनी हैज अ प्लान टू रेज कितने करोड़, 3 करोड़ बाय मेकिंग अ राइट्स इश्यू ऑफ 1 न्यू इक्विटी शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। तो दोस्तों नंबर ऑफ राइट शेयर्स कितने हो जाएंगे, 7,50,000 डिवाइड बाय 4, 1,75,000 शेयर्स हो जाएंगे, 187,500 शेयर्स हो जाएंगे राइट शेयर्स। ठीक है, ओके। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द थ्योरेटिकल पोस्ट राइट्स प्राइस
पर शेयर एंड एनालाइज द चेंज। तो अब तो एनालाइज छोड़ो, आप तो ये देखो कि थ्योरेटिकल पोस्ट राइट्स प्राइस कैसे निकलेगी। तो बच्चा बच्चा फॉर्मूला जानता है थ्योरेटिकल पोस्ट राइट्स प्राइस का, इज इक्वल टू एन पी जीरो, एन यानी कि 7,50,000 शेयर्स इनटू प्राइस ऑफ द शेयर टुडे कितना है 240 प्लस राइट्स ऑफर का सब्सक्रिप्शन अमाउंट। राइट्स ऑफर का सब्सक्रिप्शन अमाउंट है दोस्तों 3 करोड़ रुपीस, है ना, डिवाइडेड बाय 7,50,000 प्लस 1,87,000। आंसर बोलो। बहुत देर लगा दी। 224 इज द करेक्ट आंसर। यहां पर दोस्तों आंसर आ रहा है 224 रुपीज। दिस इज द पोस्ट राइट्स प्राइस पर शेयर। ठीक है, इसके प्रेजेंटेशन को लेकर चिंतित है वो फॉर्मूला ही अपने आप में प्रेजेंट फॉर्मूला ही अपने आप में प्रेजेंटेशन है, फॉर्मूला लिखा, डेटा डाला, आंसर निकाला। ठीक है, ओके। अब ये इन्होंने लिखा तो है एन एनालिसिस द चेंज, पर इसका उन्होंने कुछ करा नहीं। ज्यादा से ज्यादा आप क्या बोलोगे, द शेयर प्राइस हैज फॉलन फ्रॉम 240 टू कितना 224, सो देयर इज अ फॉल इन शेयर प्राइस बाय ₹16 पर शेयर। ठीक है, कोई बहुत फोर्स करेगी यार ऐसे कैसे शेयर का प्राइस गिर गया, तो आप बोलो सिंपल क्या बोलोगे कि यार वो शेयर अगर हम सस्ते में इशू कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ओवरऑल आप नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ाते जा रहे हो, बट उसके बदले में जो अमाउंट कलेक्ट कर रहे हो वो रिलेटिवली जितना करना चाहिए उससे कम कलेक्ट कर रहे हो, तो हर किसी का थोड़ा थोड़ा तो वैल्यू का डाइल्यूशन होगा ही होगा ना। ओके, पर इसका उन्होंने कुछ नहीं करा, इसमें सिंपल लिखना है कि द शेयर प्राइस हैज रिड्यूस्ड बाय 16 रुपीज। कैलकुलेट द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द राइट अलोन। 64 रुपीज बताया जा रहा है। कैसे यार इतनी फटाफट बता दिया तुमने? ओ मैं समझ गया, तुमने ऐसे करा, तुमने 3 करोड़ रुपए को डिवाइड करा सबसे पहले। क्या 3 करोड़ कंपनी कलेक्ट कर रही है और कितने शेयर्स इशू करके कलेक्ट कर रही है 187,500, यानी राइट्स इशू प्राइस निकाल ली तुमने, है ना। तो राइट्स इशू प्राइस आ रही है 160 रुपीज। राइट्स इशू प्राइस आ गई 160 रुपीज, और अब हमें वैल्यू ऑफ द राइट निकालना है। तो आपको 160 रुपए में खरीदने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है वो शेयर जो 224 का हो जाने वाला है। सो वैल्यू ऑफ द राइट कितनी है 64 रुपीज पर राइट शेयर। पर अब क्या है ना दोस्तों, क्योंकि जो आईसीआई में बैठे हुए इनके कोई भरोसे तो है ही नहीं कि वो आंसर पर राइट शेयर लिखेंगे या फिर पर ओरिजिनल। तो टू बी ऑन सेफ साइड अपने को दोनों आंसर्स लिख कर आने। समझदार बच्चा क्या करेगा, 64 को डिवाइड बाय 4 कर देगा, कितना आ जाएगा आंसर 16 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, 64 रुपीज आएगा आंसर पर राइट शेयर और 16 रुपीज आएगा वैल्यू ऑफ द राइट पर ओरिजिनल शेयर। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखें, शो द इफेक्ट ऑफ द राइट्स इश्यू ऑन द वेल्थ ऑफ अ शेयर होल्डर मिस्टर ए हु हैज 1000 शेयर्स assuming he sells the entire rights। इसका फाइनल आंसर हमें मालूम है, नो इफेक्ट ऑन वेल्थ। फोर्थ पॉइंट, show the effect if the same shareholder does not take any action and ignores the issue। गया, ये गया बेटा गया, देखना ये भी जाएगा क्योंकि इसने इग्नोर मारा है। ओके दोस्तों, तो अब आप थर्ड पॉइंट फिर भी कैसे करेंगे मुझे बताइए। तो आप कभी भी आपको बताना तो आप ये बताओगे कि बिफोर राइट्स इश्यूज की नेटवर्थ क्या थी और आफ्टर राइट्स इश्यूज की नेटवर्थ आखिर क्या है। चलो आप तो यहां पर इसकी बंदे की नेटवर्थ देख लें बिफोर राइट्स इश्यू। बिफोर राइट्स इश्यू बंदे के पास कितने शेयर्स थे 1000 शेयर्स में हर शेयर कितने का चल रहा था 240 का चल रहा था, यानी बंदे की 2,40,000 की वेल्थ थी बिफोर राइट्स इश्यू। आफ्टर राइट्स इश्यू क्या उसने राइट्स इश्यू सब्सक्राइब करा या रिनाउंस कर दिया? रिनाउंस, ये तो वर्ड सुना होगा ना आपने, रिनाउंस कर देते दूसरे के फेवर में, दूसरे को सेल कर दिया, राइट। तो अब बंदे के पास 1000 शेयर्स रहेंगे या कम ज्यादा होंगे 1000 ही रहेंगे, लेकिन इन शेयर्स का वैल्यूएशन हम मालूम किससे चलेगा 224 से। लेकिन बंदा क्या करेगा, अपने राइट शेयर सेल करेगा, क्योंकि बंदे के पास 1000 शेयर्स थे और राइट्स ऑफर कैसा था 1 फॉर एवरी 4, यानी उसके पास कितने राइट एंटाइटलमेंट्स थे 250 शेयर के थे, और हर राइट एंटाइटलमेंट की वैल्यू क्या थी 64 रुपए थी पर राइट एंटाइटलमेंट। कितने रुपीज 16,000 रुपीज उसके पास कैश आ जाएगा। हाँ, यानी 2,24,000 तो शेयर्स के फॉर्म में वेल्थ हुई और 16,000 कैश के फॉर्म में वेल्थ हुई। ओवरऑल दोस्तों 2,40,000 ही उसकी वेल्थ रही इवन आफ्टर सेलिंग द राइट्स। इंपैक्ट इफेक्ट ऑन वेल्थ कुछ आया? नो इफेक्ट ऑन वेल्थ, नो इफेक्ट ऑन वेल्थ। ठीक है, मैं आपको इसका सोल्यूशन एक बार फ्लैश कर देता हूं 1 2 3 पॉइंट का। ये देखिए दोस्तों, आप यहां पर ये देखिए राइट्स इश्यू प्राइस 160 निकाल लिया था ना अपन ने, 160 आया था हाँ, और ये 224 आया था ना थ्योरेटिकल पोस्ट राइट्स,
और ये थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द राइट 64 आया था। और इम्पैक्ट ऑन वेल्थ देखिए, बिफोर एग्जिस्टिंग वेल्थ थी 240 और वेल्थ आफ्टर राइट्स इशू भी कितनी है 240। बस वो शेयर्स के फॉर्म में वेल्थ कम हो गई, लेकिन बचा हुआ अपने पास कैश आ गया। हाँ ओके। अब दोस्तों यहां पर ये आखिरी के 2 पॉइंट और कर लेते हैं। शो द इफेक्ट इफ द सेम शेयर होल्डर डज नॉट टेक एनी एक्शन एंड इग्नोर्स द इश्यू। सिंपल, मैं तो कह रहा हूं वो जो थर्ड पॉइंट है ना आपका, वही कॉपी पेस्ट करके फोर्थ पॉइंट में लिख दो। बस एक चीज वहां से डिलीट कर दो, वो जो राइट सेल करके आपको वो आए थे ना कितने रुपीस 16,000, वो अब आपको नहीं मिलेंगे, तो देयर वुड बी अ लॉस ऑफ वेल्थ बाय कितने रुपीस 16,000। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, मतलब दोस्तों मेरे पास तो ना एक भयंकर गजब स्कीम है लोगों को लूटने की। अपन अपनी कंपनी खोलो, उसको शेयर मार्केट में लिस्ट कराओ, पब्लिक को शेयर्स बांट दो और उसके बाद राइट्स ऑफर ले आओ। इसको कहते हैं हफ्ता वसूली। देने ही पड़ेंगे बस पैसे, और नहीं दिए तो तुम्हारा लॉस ऑफ वेल्थ। फिर 4 महीने बाद फिर से एक और राइट्स इश्यू ले आओ, देने ही पड़ेंगे पैसे, नहीं तो तुम्हारा लॉस ऑफ वेल्थ। फिर से 4-6 महीने बाद एक और राइट्स इशू लिया। और मैंने देखा है दोस्तों, उस कंपनी का नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन एक कंपनी ने ऐसे करके 4-5 बार राइट्स इशू, मैंने कहा क्या कर रहे हैं यार ये लोग, खुली लूट है ये। हाँ एक कंपनी है, उसने 2 साल के अंदर 5 बार राइट्स इशू, 4 से 5 बार राइट्स इशू लेकर आ गई। मैंने कहा यार इसने ये स्कीम पकड़ लिया तो इसने अपना लेक्चर सुन लिया, या अपना कोई स्टूडेंट था जिसने सुन के वहां पर पूरी स्कीम समझा दी। तो एक कंपनी उसने ऐसे ही करा, 2 साल में 5 बार 4 बार राइट्स इशू लेकर आ गया। मैंने कहा गजब क्या स्कीम पकड़ी है, इसमें कुछ इलीगल है ही नहीं, और लीगली आप लोगों की वेल्थ डिस्ट्रॉय कर रहे हो। बेटे सब्सक्राइब कर यार, अनाउंस कर, हमें तो पैसे चाहिए हम कंपनी वाले, और नहीं करा तो गया तेरा लॉस ऑफ वेल्थ। और ऐसे करके प्रमोटर्स ने क्या करा, बहुत सारा पब्लिक का नुकसान कर ले। तो ये सब भी देखना पड़ता है दोस्तों शेयर बाजार में। आना जरा फिफ्थ पॉइंट पर आना। सपोज मिस्टर ए इज नॉट इंटरेस्टेड इन सब्सक्राइबिंग टू द राइट्स इश्यू, मतलब मिस्टर ए का कहना नहीं हमें सब्सक्राइब तो नहीं करना है, देन एडवाइज व्हाट इट शुड डू। हाथ जोड़ के बोलेंगे भाई रिनाउंस कर देना, इग्नोर मत करना, नहीं तो देयर वुड बी अ लॉस ऑफ वेल्थ। इज दैट क्लियर? तो वही हमारी एडवाइस हो जाएगी कि आप किसी और के फेवर में अनाउंस कर देना, तो 16,000 रुपए जो आपका शेयर्स का वेल्थ का डिस्ट्रक्शन होगा वो कवर अप हो जाएगा 16,000 रुपए के कैश बैलेंस से, जो आपको राइट अनाउंस करके मिलेगा। इज दैट क्लियर? थर्ड पॉइंट का रेफरेंस भी दे सकते हैं कि देखो अगर आपने इग्नोर करा तो फोर्थ पॉइंट में आपको दिख रहा है लॉस होगा, तो अगर आप नहीं दिलचस्पी दिखाना चाह रहे हो सब्सक्रिप्शन करने में तो किसी और के फेवर में रिनाउंस कर दो। इज दैट क्लियर? ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन कंप्लीट हुआ। 2-3 बातें। पहली, अपन ने सारे क्लास वर्क के क्वेश्चंस कर लिए हैं, है ना। इसी किताब में यानी प्रैक्टिस बुक में हम चल रहे हैं, इसमें होमवर्क क्वेश्चंस हैं। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चंस जैसा कि मैंने आपको बीच में कभी लेक्चर में बताया होगा, होमवर्क क्वेश्चंस आर बी कैटेगरी क्वेश्चंस, और वी कैन से दे आर सी कैटेगरी क्वेश्चंस। तो होमवर्क क्वेश्चंस ना आइडियली आपको जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ, आज जैसे चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो आज ही का दिन सबसे शुभ माना जाता है कि आज ही के दिन आप होमवर्क क्वेश्चंस कर लो। एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि मैंने होमवर्क में रिलेटिवली नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रखे और क्लास वर्क में ज्यादा रखे। तो आपको ऐसा भी नहीं 25-50 क्वेश्चन करने, वो मुश्किल से फ्यू नंबर ऑफ क्वेश्चन ही होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं होंगे। 7 क्वेश्चन से आप बता रहे, तो 7 क्वेश्चन कोई भारी बात नहीं। दूसरी बात, तो करने का दिन कब है दोस्तों होमवर्क क्वेश्चन? आज का दिन सबसे शुभ है। दूसरी बात, जब आप होमवर्क क्वेश्चंस कर रहे हो और आपसे कोई सा भी होमवर्क क्वेश्चन 1 शॉट में हो जा रहा है, तो आप उसको आप क्रॉस कर देना। जो यार अभी हमसे 1 शॉट में हो गया, वो तब आने तो एग्जाम में भी हो ही जाएगा 1 शॉट में, तो उसको बार बार क्यों पढ़ना। तो होमवर्क क्वेश्चन जो आपसे 1 टाइम में करेक्ट सॉल्व हो जाए, उसको आप क्रॉस कर देना। वो होमवर्क क्वेश्चन जिसमें आप एक आध पॉइंट में अगर उलझे और आपको रेफर करना पड़े सोल्यूशन, तो उस पॉइंट को आप हाईलाइट कर लेना। ठीक है, अगर कोई सा खतरनाक लगता है होमवर्क क्वेश्चन, बॉस इसमें तो दम है, तो फिर उसको टिक कर लेना कि हाँ ये मुझे अगली बार भी देखना है। दिस इज हाउ यू कैन रिड्यूस योर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि आखिरी जाते जाते बार बार सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं किए जाते अटेम्प्ट के नजदीक। आपको हमेशा पिरामिड अप्रोच पे चलना रहता है, जिसमें शुरुआत में हम ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते हैं, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम फिल्टर आउट करते जाते हैं। तो आप होमवर्क क्वेश्चंस में ऐसा करना। ठीक है, तीसरी बात, होमवर्क क्वेश्चंस कैसे करना है, तो होमवर्क क्वेश्चन के ठीक नीचे सोल्यूशन छपा हुआ है, उसको छुपा लेना है। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा और सॉल्यूशन देगा हाँ हाँ हाँ, तो वो तो सही है, तो हाँ 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 ही निकलेगा। आपका टैलेंट कब दोस्तों टेस्ट होगा, जब सिर्फ आप क्वेश्चन देखो और खुद से सोचो कि कैसे होगा, करो और फिर उसका सॉल्यूशन देखो। तो हमें ऐसे करना है। ठीक है, ओके।
दोस्तों अब इसके बाद हमें दो चीजें और करनी है। सबसे पहला हमें मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की थ्योरी करनी है। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की थ्योरी आपको कहां मिलेगी? तो अपनी जो चैंपियंस बुक है ना, चैंपियंस बुक में सबसे आखिरी में थ्योरी नाम से एक हेडिंग है, ठीक है। तो वो जो थ्योरी नाम से हेडिंग है मैं आपको यहां पर ओपन करके बता देता हूं। तो चैंपियंस में सबसे आखिरी में थ्योरी नाम का एक सेक्शन है दोस्तों, ये रहा वो थ्योरी नाम से सेक्शन है ना। और इसके अंदर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की थ्योरी है, ठीक है, जिसमें बेसिक बात क्या दे रही है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मार्जिन। एंड नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि ऑपरेटिंग डाइवर्सिफिकेशन होता है, टैक्स सेविंग्स हो सकती है, प्रोडक्शन कैपेसिटीज, इंक्रीजिंग मार्केट पावर, सरप्लस डिप्लॉयमेंट, सुपीरियर मैनेजमेंट एंड सो ऑन, राइट। दूसरा, व्हाट आर द रीजंस फॉर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का फेलियर। तो क्या रीजन हो सकते हैं कि आपने चीज थी 1000 करोड़ की, आप देकर आगे 1500 करोड़, ओवर पेमेंट हो गया। या फिर दोस्तों आपने सिनर्जी को क्या कर लिया, ओवर एस्टिमेट कर लिया, जबकि उतनी सिनर्जी रियलिटी में हुई नहीं, और ओवर एस्टिमेट करके आप टारगेट कंपनी को ज्यादा देकर आ गए, राइट। या फिर दोस्तों पोस्ट मर्जर इंटीग्रेशन पुअर रहा, क्योंकि जब दो कंपनीज को आपको मर्ज करना है तो उनके सारे ऑपरेशंस को आपको कंबाइन करना है, हो सकता है वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं हुआ, या फिर साइकोलॉजिकल बैरियर्स हो जाते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों एटीट्यूड में डिफरेंस होता है। अगर आप किसी सरकारी बैंक के स्टाफ से बात करोगे वर्सेस आप अगर किसी प्राइवेट बैंक के स्टाफ से बात करोगे, तो एटीट्यूड में भी डिफरेंस नजर आता है, ठीक है। जैसे एसबीआई के बारे में तो ऐसा बोलते हैं ना कि अपन जब भी जाओ तब लंच टाइम ही चलता रहता है, वो अभी नहीं, एंड सो ऑन, राइट। तो अब क्या होता है, अगर किसी प्राइवेट बैंक ने सरकारी बैंक को खरीदा, और ऐसा हुआ भी इतिहास के पन्नों में, आईसीआईसीआई बैंक नाम की एक बैंक है ना, उसने बैंक ऑफ राजस्थान को खरीदा था। तो अब आईसीआईसीआई बैंक इज प्राइवेट बैंक, वहां पर मैक्सिमम लोग जो जैसे मैनेजर भी है, तो वो ऐसे कोई 50-60 साल के एज के मैनेजर नहीं, वहां पर 25-30 साल का यंग लड़का आईसीआईसीआई बैंक में मैनेजर बन के बैठा है। अब क्या हुआ, आईसीआईसीआई बैंक ने जब बैंक ऑफ राजस्थान को खरीदा, तो बैंक ऑफ राजस्थान के मैनेजर्स और जो एम्प्लॉइज थे वो ज्यादा एज के थे। अब क्या ये थोड़ा सा जमता नहीं कि यार एक 25-30 साल का लड़का बॉस बने किसका, जो अदर जो 40-45 साल के 50 साल के स्टाफ हो ना, वो थोड़ा सा ईगो क्लैश है, ऐसी सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये होती है प्रॉब्लम्स इन द पोस्ट मर्जर इंटीग्रेशन या फिर साइकोलॉजिकल बैरियर्स। अच्छा, दो कंपनीज के एथिक्स भी अलग अलग हो सकते हैं। मान लो टाटा की एक कंपनी तो उसके एथिक्स अलग होंगे, और दूसरी एक कंपनी तो उसके एथिक्स अलग होंगे। अब वो दोनों कंपनीज का इंटीग्रेशन, एथिकल इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा, सो दिस आर कॉल्ड एज व्हाट, साइकोलॉजिकल बैरियर्स। उसी तरीके से अगर एक इंडियन कंपनी ने अमेरिकन कंपनी को खरीदा, या इंडियन कंपनी ने एक जापानीज कंपनी को खरीदा, तो फिर देयर वुड बी साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ठीक है। तो ये होते हैं रीजंस किसके, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस फेलियर के, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा ये जो थ्योरी दे रखी है, जैसे टेक ओवर स्ट्रेटजीज दे रखी है, स्ट्रीट स्वीप, बेयर हग, स्ट्रेटेजिक अलायंस, ब्रांड पावर, और फिर क्राउन ज्वेल्स, पॉइजन पिल, पॉइजन पुट, ग्रीन मेल, व्हाइट नाइट, व्हाइट स्क्वायर, गोल्डन पैराशूट, स्पेकमेंट डिफेंस, है ना। ये सारी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की ना टेक्टिक्स है और डिफेंसिव टेक्टिक्स है। युद्ध में क्या होता है, एक होता है एग्रेसिव और एक होता है डिफेंसिव। एग्रेसिव यानी ब्रह्मोस छोड़ी, और डिफेंसिव यानी S-400 है उसको एंटी मिसाइल छोड़ी, है ना। तो वैसे ही मर्जर्स एंड एक्विजिशंस कैसे किया जा सकता है और उसको डिफेंड आखिर कैसे किया जा सकता है, ये हमारी थ्योरी के अंदर कवर्ड है दोस्तों। ये थ्योरी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, मैं उसको बार बार नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि वो थ्योरी तो कांस्टेंट है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूट्यूब पर जाना पड़ेगा, और यूट्यूब पर जाकर आपको ये टाइप करना पड़ेगा, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस थ्योरी। नाम जरूर टाइप करना, नहीं तो गलत चक्कर में पड़ जाओगे। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस थ्योरी प्रवीण खटोड़, ये आपने टाइप किया, ओके। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे दोस्तों, तो आपको यहां पर ये वाला एक वीडियो नजर आ जाएगा, टेक ओवर स्ट्रेटजीज, जिसके अंदर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि बेयर हक क्या होता है, स्ट्रीट स्वीप क्या होता है, गोल्डन पैराशूट्स क्या होता है, व्हाइट नाइट क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, एंड सो ऑन, राइट। तो ये रफली 1 आवर के आसपास का वीडियो, आप इसको वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा करने से आपकी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब अपन एक काम करते हैं, M&A की थ्योरी के बाद बाकी चैप्टर्स की तो थ्योरी में पढ़ाऊंगा, M&A की थ्योरी में आपको वीडियो के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद अपना वोर कर ले अपन एमसीक्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, 100 में से 30 नंबर के तो एमसीक्यूज ही आ रहे हैं ना। तो एमसीक्यूज दोस्तों मैं यहाँ पर आपकी आंखों के सामने पुलअप कर रहा हूँ। खुशी की बात यह है कि एमसीक्यू में मुझे कुछ नया सिखाना नहीं है, सिखाऊं क्या मैं एमसीक्यू में,
वो जो आपने नॉलेज लिया उसको अभी तक आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में कर रहे थे, अब वही नॉलेज आपको एमसीक्यू में लगाना है। शुरू हो जाओ दोस्तों, आपको ही पढ़ना है, आपको ही सॉल्व करना है। तो ये रहे आपके स्क्रीन पर एमसीक्यूज, आप इन्हें देखें और पढ़ें और फर्स्ट पॉइंट का आंसर बताएं। ये एग्जाम में आया हुआ नवंबर 2024 का है, रेफरेंस भी मैंने डाला हुआ है। कुछ हो सकता है हल्का फुल्का आपको रफ में लिखना भी पड़े, चीजें अटकानी पड़ेगी ना। फर्स्ट पॉइंट आंसर आपको ही करना है दोस्तों, ये सही होने चाहिए एमसीक्यू। वन 150 बता रहे हो, यानी सी पॉइंट आ रहा है आंसर। हाउ मच शुड ही ऑफर टू मेंटेन हिज ईपीएस, तो हमें ईपीएस मेंटेन करना है। तो अब ईपीएस अगर मेंटेन करना है तो सबसे पहले तो यही पता करना पड़ेगा ना कि हाल फिलहाल ईपीएस आखिर है कितना। तो ईपीएस पता करने के लिए दोस्तों हमारे पास पीई रेशियो है और मार्केट प्राइस है। फॉर्मूला क्या होता है, पीई रेशियो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस। पीई रेशियो लिख देंगे 10.5, मार्केट प्राइस लिख देंगे 42, तो ईपीएस कितना आ जाएगा, 4 रुपीज आ जाएगा ईपीएस। तो यहां पर दोस्तों इस कंपनी का ईपीएस आएगा 4 रुपीज। अच्छा, अगर 4 रुपीज ईपीएस है और टोटल अर्निंग्स 80 लाख है और अर्निंग पर शेयर कितना है 4, यानी नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 20 लाख शेयर्स। तो इसके नंबर ऑफ शेयर्स हो गए हैं 20 लाख शेयर्स। तो ये बेसिक डेटा तो हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू मेंटेन अवर ईपीएस। तो मैं ईपीएस का फॉर्मूला लिख दूंगा। ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, इसका ईएटी जोड़ो अक्वायरर का, है ना, प्लस इसका ईएटी जोड़ो किसका, टारगेट का। क्या कुछ भी सिनर्जी इन अर्निंग्स दिया हुआ है, नहीं दिया होता तो वो भी ऐड करते, ठीक है। और अब दोस्तों ये जो डिवाइड होता है ये n प्लस डेल्टा एन शेयर से डिवाइड होता है। लेकिन अभी इस फॉर्मूला में दो चेंजेस होंगे। पहला तो ये डेल्टा एन का कॉन्सेप्ट ही नहीं, क्योंकि ये तो कैश एक्विजिशन है। दूसरी बात, क्योंकि ये कैश एक्विजिशन है इसलिए जो न्यूमरेटर में लिखी हुई है ना कंबाइंड इनकम, उतनी इनकम नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अब आप कंपनी में से कैश आउट, ये इनकम तो तब होती है जब दोनों हिल मिलकर इकट्ठे होकर रहते, लेकिन यहां पर वो टारगेट वाले कैश लेकर निकल ले रहे हैं, तो टू दैट एक्सटेंट हमारा अर्निंग्स कम हो जाएगा। प्लस होगा माइनस होगा, माइनस होगा। यहां से कितना माइनस करेंगे, यहां पर कैश पेड, हाँ, इंटू कितना परसेंट, 15% इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, आफ्टर टैक्स करेंगे। ये तो याद होगा ना कि 15% ब्याज की रेट है, तो आफ्टर टैक्स ब्याज माइनस करेंगे क्योंकि अर्निंग आफ्टर टैक्स है। चलो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, ईपीएस के बदले में बताइए क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स एक्वायरर का है 80 लाख, टारगेट का है, यानी कि दोनों का टोटल मिलाकर कितना हो गया 95.75 लाख। इसमें से माइनस कर देंगे कैश पेड, लेट द कैश पेड भी x रुपीस, और ये आ जाएगा 0.105, 15% है ना। तो मैं इसको 0.105x लिख देता हूं ना, माइनस, ये तो मैंने आपको बताया था डेसिमल में लिखना पड़ता है, वो डिवाइड किससे कर लेंगे, 20 लाख शेयर्स से। बस अब दिल्ली दूर नहीं है। अब दोस्तों 20 लाख इंटू 4 कितना हो जाएगा 80। अब ये माइनस का 0.105 इस तरफ आ जाएगा और ये 80 उस तरफ माइनस में चला जाएगा, यानी फाइनली इक्वेशन बनेगी 0.105x इज इक्वल टू 15.75 लाख।
एक्स यहीं रखेंगे और 15.75 को 0.105 से डिवाइड, कितना आ रहा है आंसर? 150 आ रहा है। हाँ, मेरे सॉल्व करवाने से पहले कितने बच्चों का आ गया था यार 150? तुम्हारा तुम्हारा सोच इसी लाइंस पे रहे थे। तुम्हारा नहीं आया था, है ना? तुम्हारा भी नहीं आया था, क्यों यार? ये तो करा हुआ है, इनफैक्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में ये करा हुआ है अपन ने। ठीक है, मतलब अब एग्जाम का प्रेशर नाम की भी कोई चीज होती है क्या? एग्जाम का पेपर आ गया ना यहाँ पे एकदम सामने स्क्रीन पर फ्लैश हो गया तो साइकोलॉजिकल प्रेशर है, बाकी ये तो करा हुआ है, ये तो बहुत इजी है। अच्छा, तो आप ये कंसिडर करना भूल गए थे क्या, टारगेट की अर्निंग्स? अच्छा, तो आपने बस वो जो कैश वाला पोर्शन है वो माइनस करना रह गया। ओ, ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब वो प्रैक्टिस, वो जब आप होमवर्क क्वेश्चंस और करोगे तो वो खुद से सेल्फ प्रैक्टिस हो जाएगी। दोस्तों अभी के लिए इसका अपन आंसर लगाते हैं, सी पॉइंट। आंसर एक काम करेंगे, बाद में चेक करेंगे और करते चलते हैं। सेकेंड पॉइंट, maximum exchange ratio which the company should offer so that the company could keep EPS at the current level। अरे वाह, इस बार कैश है, इस बार शेयर्स है, इस बार शेयर्स एक्विजिशन है। हाँ, तो आंसर क्या बता रहे हो? बी पॉइंट आंसर बताया जा रहा है। कितना फटाफट बता दिया आपने, ओ आपने शॉर्टकट लगाया बंदे ने। करो करो, चलो आप करो अपने हिसाब से करो। बी। हाँ, लिखा हुआ उल्टा वो तो आईसीआई की प्रॉब्लम्स है ना, अपन क्या करेंगे। हाँ, और ये और डिस्क्रिप्टिव में जब ये वाला क्वेश्चन था तो उसमें उल्टा ही था और उसी से उन्होंने एमसीक्यू उल्टा ही बना दिया, मतलब बनाने वाले में ने भी दिमाग नहीं था, बट ठीक है, नहीं था तो 2.125। अब देखना, ये क्वेश्चन अपन दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका अपनी वो स्टेटमेंट वाली अप्रोच होती है ना, मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो निकालने की, वो। पर यहाँ पर मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो निकालते वक्त मार्केट प्राइस सेम रखनी है, ईपीएस सेम रखना, ईपीएस सेम। तो हम दोनों का अर्निंग्स आफ्टर टैक्स जोड़ लेंगे, वो कितना आता है? 95.75 लाख रुपीस। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 4 से। पूछो क्यों? क्योंकि यही आपको ईपीएस चाहिए। तो ये आ जाएगा दोस्तों कितना? 23 है ना, 9375। इतने लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग आप रख सकते हो। उसमें से अक्वायरर के पास ऑलरेडी कितने शेयर्स हैं? 20 लाख शेयर्स, यानी हाउ मेनी शेयर्स विल यू इशू? 3.9375 लाख शेयर्स आप इशू करेंगे ऑन द बेस ऑफ एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट। अब एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट आपने कितने निकाल रखे हैं? 1.85। कितने लाख शेयर्स हैं क्या? ऐसे ऑड नंबर आ रहा है क्या? ओ, और करो जरा डिवाइड, इतने लाख शेयर्स हैं, 2.125 आ गया, है ना। अब ये शेयर्स आपने कैसे निकाले? वैसे ही निकाले जैसे एक्वायरर के शेयर्स निकाले थे, है ना। आपने सबसे पहले ईपीएस निकाल लिया, ईपीएस आपका 8.5 आया, और आपने 15.75 लाख की कमाई को 8.5 से डिवाइड कर दिया, तो ये 1.8529 लाख शेयर्स आ गए। क्या है? क्लियर है? ठीक है, ये आ गया आंसर, मान लें इसको सही आंसर। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है? फोड़ के रख देंगे, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। ए बता रहे हो आंसर? कैसे इतनी फटाफट बता दिया यार आपने? ए आ रहा है, कैसे आपने इतनी फटाफट बता दिया? आपने इसके जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो 1.85 जो आप बता रहे थे, उसको मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे? 2.125 से। तो हाउ मेनी शेयर्स विल बी इशूड? 3.9375 लाख। और अरे, ये तो उसी प्रोसेस में ही आ गया था, वो प्रोसेस में आ गया था ना कि हम 3.9375 लाख शेयर्स इशू करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और बात, यहां पर ये जो अपन ने वो लंबी चौड़ी प्रोसेस से करा, उसकी बजाय शॉर्टकट भी लगा सकते थे कि इसका ईपीएस 8.5 है और इसका ईपीएस 4 है। तो जब टारगेट अपना एक शेयर देगी तो अक्वायरर से क्या बदले में एक ही लेगी शेयर या ज्यादा लेगी शेयर? ईपीएस ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय ईपीएस ऑफ एक्वायरर, तो भी आंसर आ जाता। लेकिन ध्यान रखना, ये वाली स्कीम तब तक ही चलती है, तब तक जब तक कोई सिनर्जी इन अर्निंग्स नहीं है। अगर सिनर्जी है तो फिर वो जो लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है उसी से जाना पड़ता है। कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, जिसकी कॉन्सेप्चुअल एरर है वो सारे एक जैसी करेगा।
तो ऐसा अगर, हाँ अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए, मान लो बी पॉइंट वो डी पॉइंट ये 2.125:1, तो यही करेक्ट आंसर है ना। पर वो अगले को मालूम ही नहीं था ना कि सही क्या है, तो उसने सारे एक जैसे ही लिख दिए। ओके, चेक कर ले दोस्तों, आंसर्स सी आना चाहिए, बी आना चाहिए और ए आना चाहिए, है ना। नहीं सी कहाँ, ए है ना, सी बी ए देखेंगे ना। अरे हाँ, मान ही नहीं रहे हो। अच्छा, एमसीक्यू में अच्छा खासा स्कोर कर रहे हैं बच्चे, यानी 30 मार्क्स के एमसीक्यू में कोई 28 नंबर ला रहा है, कोई 30 में से पूरे 30 लेकर आ रहा है, मतलब एग्जाम पास होने में एमसीक्यू का भी बहुत बड़ा रोल हो गया है दोस्तों। ये चलो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन आपसे हो पाता है नहीं हो पाता है। मॉक टेस्ट पेपर मई 2024 का है, पढ़ेंगे आप, जवाब आप देंगे। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, अरे भाई तो आराम से हो जाएगा। 3,60,000 है, इंटू क्या कर देंगे 0.5, आप बी ही बता रहे थे। और इसका बताओ जरा, इसका सी आ रहा है, सी आ रहा है, यानी आपने इन दोनों को ऐड कर लिया, तो ये होता है 43,20,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 12, 13,80,000 शेयर्स है ना। 12 लाख इसके और 180 इसको इशू करें, आंसर ये बता रहे हो आप सी। ठीक है, अभी टिक करते जाते हैं और फिर टैली कर लेंगे। आंसर दिख गया आपको, देख लो, ए बी और बी आ रहा है आंसर, तो आपने तो बी और सी लगवाया, सी ही आ रहा है क्या, वहां तो बी लिखा हुआ है। ईपीएस ऑफ एईएस लिमिटेड आफ्टर द एक्विजिशन वुड बी, एक बार और चेक कर लेते हैं, 36 लाख प्लस 7,20,000 यानी कि कितना होता है, 43,20,000 है ना। हाँ आंसर तो पक्का 3.13 आएगा, मतलब सी ही करेक्ट आंसर है। और इन्होंने क्या आंसर लिखे हुए हैं, अच्छा 11 से, अच्छा ये 12 से स्टार्ट है, ठीक है, तो 12 और 13 के देखने, 11 हटा दे, अरे हाँ हाँ सही है, सही 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 सही, ये हटा दो। 14 का भी आप सी बता रहे हो, यानी ईपीएस बता रहे हो डीएनएफ के लिए कौन सा वाला, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट बोलो एडजस्टेड बोलो, बात तो एक ही है। तो अभी समझदार बच्चा क्या कर लेगा, वो जो 3.13 आया था ना कैलकुलेटर में, उसको मल्टीप्लाई बाय 0.5 कर लेगा, है ना। कितना ये 1.57, ठीक है, देख ले 14 का सी है क्या, अरे वाह। अब 15 का आंसर निकालना है। पी मल्टीपल रिमेन्स अनचेंज्ड है ना, तो पी मल्टीपल है इसका 10 टाइम्स। तो अब अरे वाह, तो ये तो हो गया, बहुत आराम से हो गया। आपको क्या निकालना है, क्या मार्केट प्राइस निकालनी है ना। 31.3 आएगा, क्योंकि जब पोस्ट मर्जर ईपीएस आपका 3.13 है, इनटू क्या कर देंगे 10 टाइम्स, ये आ गया 31.3। सी आंसर देख लेते हैं दोस्तों, ये देखो सी आंसर है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद, अरे यार कैश मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सोल्यूशन में। सपोज करो कैश में परचेस करो, मतलब सी बोल रहे हो। तो फॉर्म ए का वैल्यू है 100, फॉर्म बी का वैल्यू है 70, सिनर्जी कितने की होने वाली है 20 की, लेकिन हम उन्हें कितना दे रहे हैं 75, यानी सिर्फ इसको ही देखें कि टारगेट की पहले वैल्यू थी 70, सिनर्जी है 20 की, लेकिन हम उन्हें कितना दे रहे हैं 75, यानी 90 वर्थ की चीज हम रिसीव कर रहे हैं और दे कितना रहे हैं 75। तो दोस्तों गेन फ्रॉम मर्जर कितना होगा 15, है ना। करेक्ट आंसर इज 20। क्योंकि गेन फ्रॉम मर्जर का मतलब होता है टोटल सिनर्जी, वो नहीं मैंने आपको सब ऑल्टरनेटिव लैंग्वेज बताई थी, आप पढ़ लो ना, आपकी कॉन्सेप्ट बुक में एक पॉइंट में ऑल्टरनेटिव लैंग्वेज लिखी थी, वहां देख लो गेन फ्रॉम मर्जर का मतलब क्या है। हाँ अगर ये एनपीवी फ्रॉम एक्विजिशन पूछते, आप देख लो आपकी कॉन्सेप्ट बुक में,
अगर ये एनपीवी फ्रॉम एक्विजिशन पूछते हैं, गेन टू एक्वायरर पूछते तो आंसर 15 था, लेकिन अगर गेन फ्रॉम मर्जर पूछा है तो दैट मींस टोटल गेन फ्रॉम मर्जर, सो द आंसर वाज डायरेक्टली $20 million, दैट दिस इज द गेन फ्रॉम द मर्जर। अगर कॉस्ट ऑफ मर्जर होता तो 5 होता आंसर, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मर्जर का मतलब होता है गेन टू टारगेट, तो फिर 5 होता आंसर। ठीक है ना, वो टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी उससे। The following reasons are good motives for mergers, except ऊपर वाला अर्निंग के बेसिस पर था, ये जो पिछला वाला करा था वो मार्केट वैल्यू के बेसिस पर था, वो मार्केट वैल्यू के बेसिस पर था, अर्निंग्स की सीधे प्रेजेंट वैल्यू दी थी। मतलब ये यहां पर पता है क्या पूछ रहे हैं कि मर्जर के पीछे रैशनले कौन कौन से सही है और कौन सा गलत रीजन है। तो बताइए दोस्तों, अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको मिलने वाली तो एक सही कारण है क्या मर्जर का? सही है। कॉम्प्लीमेंट्री रिसोर्सेस, यानी मान लो हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं पर उसके कुछ रॉ मटेरियल का एक्सेस हमें और कुछ रॉ मटेरियल का एक्सेस दूसरे को है, तो ना वो पूरा बना पा रहे हैं ना हम पूरा बना रहे हैं, बट दोनों ने मर्जर कर लिया, तब दोनों के पास एक कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री रिसोर्सेस हो जाएंगे। सो दैट्स अ गुड मोटिव। Yes, that's a good motive. Diversification is a good motive. Yes, okay. फिर eliminating inefficiencies, it's a good motive, क्योंकि कुछ inefficiencies अगर आपकी inefficiency किसको कहते हैं? मान लो मैं कोई पुराने ढर्रे पर काम कर रहा हूँ, मुझे नई टेक्नोलॉजी मालूम ही नहीं है, पर एक कंपनी है उसको टेक्नोलॉजी है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो और अगर हम जुड़ जाएंगे तो देयर वुड बी एलिमिनेशन ऑफ इनएफिशिएंसी। सो दैट इज अगेन अ गुड मोटिव। ठीक है, ये जो चारों में आपने टिक लगवा दिया ना, इसमें से एक गुड मोटिव नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन इज नॉट अ गुड मोटिव। कभी भी डाइवर्सिफिकेशन को गुड मोटिव नहीं माना जाता है मर्जर में। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक एयरटेल नाम की कंपनी है, उसका सिर्फ एक ही काम है, क्या? टेलीकॉम बिजनेस। ठीक है, मान लीजिए एयरटेल एक अनाउंसमेंट करती है और अनाउंसमेंट ये आता है कि अब हम कल से ऑयल एंड गैस रिफाइनरी डाल रहे हैं। बताइए मार्केट में रिएक्शन क्या होगा? एयरटेल के शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे? एयरटेल ने अनाउंसमेंट किया कि हम कल से ऑयल एंड गैस रिफाइनरी डाल रहे हैं, और कैसे डाल रहे हैं? हमें ऑयल एंड गैस कंपनी को खरीद रहे हैं। किसी ने पूछा व्हाट इज द मोटिव? दे सेड डाइवर्सिफिकेशन। शेयर के भाव गिर जाएंगे, जो एयरटेल के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है ना वो सब नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे आपको ऑयल एंड गैस में जाने की जरूरत ही नहीं है। आप किस काम में दक्ष हो? टेलीकॉम ना। ऑयल एंड गैस आपका काम है क्या? नहीं है। पर एयरटेल के मैनेजमेंट ने जवाब दिया कि नहीं नहीं, पर देखो टेलीकॉम बिजनेस में आगे आगे चल के अगर कुछ भी वो आया, वो रिसेशन जैसा आया, तो हमारे ऑयल एंड गैस बिजनेस का वो रहेगा ना, सपोर्ट रहेगा। शेयर होल्डर बोलते नहीं, आपको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम खुद अपनी चिंता कर लेंगे। हम थोड़ा पैसा आपके टेलीकॉम बिजनेस में लगाएंगे और हम थोड़ा पैसा प्योर ऑयल एंड गैस की कंपनी में लगा देंगे, तो हम अचीव कर लेंगे ना डाइवर्सिफिकेशन हमारे पोर्टफोलियो में। कंपनी को डाइवर्सिफिकेशन अचीव, आप एक ही चीज पे फोकस करो, वो हम कर लेंगे, वो हमारा काम है डाइवर्सिफिकेशन। आपको वो करने की जरूरत, क्या जरूरत है बताओ? बोलो, नहीं समझा मेरी बात? तो डाइवर्सिफिकेशन कभी भी नहीं चाहते शेयर होल्डर्स। वो कहते हैं आप क्यों कर रहे हो डाइवर्सिफाई? हाँ, आपको हमें बचाने की जरूरत नहीं, हम अपने आप को बचा लेंगे, हम हमारा पैसा 4 जगह बिखेर कर लगाएंगे ना। ठीक है, सो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन इज नॉट अ गुड मोटिव। 9 का आंसर बोलो, सी। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन कोई मतलब कहते जरूर है, लेकिन वो कोई सही मोटिव नहीं है। उल्टा ऐसा माना जाता है जो काम आप अच्छे से कर रहे हो ना, बस वही करते चलो, इतने में ही जिंदगी में तरक्की हो जाएगी, आपको 4 जगह पैर पसारने की जरूरत नहीं। आप तो एक काम परफेक्शन के साथ करो, आपके शेयर का भाव बढ़ जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन हम देख लेंगे हमारे पोर्टफोलियो लेवल पर। कुछ पूछना चाह रहे हो? हाँ, रिलायंस इंडस्ट्री, कितना सही पॉइंट बोला बंदे ने कि सर रिलायंस इंडस्ट्रीज तो इतना ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। हाँ, और इसीलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो अदरवाइज वैल्यूएशन होना चाहिए उससे दब के चलता है वैल्यूएशन, उससे कम चलता है वैल्यूएशन। क्योंकि
मान लो मुझे टेलीकॉम बिजनेस में इंटरेस्ट है, 2 मिनट के लिए समझो कि मैं एक फॉरेन इन्वेस्टर हूं, और फॉरेन इन्वेस्टर ने देखा बॉस सबसे बड़ा देश भारत, जिसकी आबादी इतनी सारी 145-150 करोड़, और यहां पर टेलीकॉम की सिर्फ 2-3 ही कंपनीज है, एक रिलायंस जियो है, एक एयरटेल है और एक वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल तो इन्वेस्टेबल ही नहीं है, बीएसएनएल को छोड़ दो। मान लो उस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास मान लीजिए $1 बिलियन का फंड है, और वो टेलीकॉम सेक्टर में लगाना चाह रहा है, क्योंकि उसका कहना है पूरा फ्यूचर इसी पे चल रहा है, पूरी इकोनॉमी डिजिटाइज हो रही है, तो मुझे तो टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है इंडिया के। वोडाफोन आइडिया उसने बोला यार यहां तो बहुत पंगे हैं, हो सकता है पूरा पैसा ही मेरा वाइप आउट हो जाए, स्ट्राइक ऑफ। 2 ही कंपनीज बची, कौन सी? रिलायंस जियो और एयरटेल। प्रैक्टिकली वो सिर्फ एयरटेल में इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि अगर उसको जियो में इन्वेस्ट करना है, रिलायंस जियो में, तो रिलायंस जियो का तो अभी शेयर लिस्टेड नहीं है, वो तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर लिस्टेड है। और जब वो फॉरेन इन्वेस्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर खरीदेगा, तो क्या उसको एक्सपोजर सिर्फ टेलीकॉम में मिलेगा, या बाकी सब बिजनेसेस में भी उसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा? वो चाहता ही नहीं, उसका कहना ऑयल एंड गैस तुमसे ज्यादा अच्छी कंपनी तो हमें मिडिल ईस्ट में मिल रही है, हम वहां करेंगे ऑयल एंड गैस में, हम क्यों करें यहां पर? हमें रिटेल सेक्टर में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, रिलायंस रिटेल में, और करना ही होगा रिटेल में, तो हम डीमार्ट में कर देंगे, दैट्स ए प्योर रिटेल कंपनी, हम ट्रेंट में कर देंगे, वो जूडियो वाला, वेस्ट साइड वाला। हम क्यों रिलायंस के साथ मतलब गले की घंटी बांधे कि ऑयल एंड गैस भी इनका ही ले, और हमें नहीं करना है इसमें, हमें प्योर टेलीकॉम। तो क्या होता है फिर, आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, जो आपके पास आने वाला रहता है, वो रुक जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर बोलता है डाइवर्सिफिकेशन, हमें कंपनी की जरूरत नहीं, हम खुद कर लेंगे डाइवर्सिफिकेशन, हमें ऑयल एंड गैस में इंटरेस्ट है, हम प्योर ऑयल एंड गैस कंपनी को, ओएनजीसी को खरीद लेंगे, बीपीसीएल को खरीद लेंगे। आप क्यों कर रहे हो डाइवर्सिफिकेशन? आप अपना फोकस रखो ना एक ही बिजनेस में, ठीक है? तो रिलायंस का जो अदरवाइज शेयर का प्राइस होना चाहिए ना, वो नहीं रहता है। वाई? बिकॉज इट्स अ कॉन्ग्लोमरेट, और कॉन्ग्लोमरेट्स की यूजुअली वैल्यूएशन कम होते हैं, ठीक है? और इसलिए जब ये लोग डीमर्जर करते हैं ना, तो उस प्रोसेस को कहते हैं वैल्यू अनलॉकिंग, कि अब रिलायंस क्या कर रहा है, अपनी वैल्यू अनलॉक कर रहा है। जो अभी तक वैल्यू ताले में बंद थी, छुपी हुई थी, वैल्यू खुल के नहीं आ रही थी, वो अब जब वो डीमर्जर करेगा, ये देखो टेलीकॉम बिजनेस अलग, ये देखो रिटेल बिजनेस अलग, ये देखो ऑयल एंड गैस बिजनेस अलग, देयर वुड बी वैल्यू अनलॉकिंग। फिर वो लोग जो सिर्फ ऑयल एंड गैस में इंटरेस्टेड थे, पर अभी तक लगा नहीं रहे थे रिलायंस में, बोल के कि यार रिलायंस खरीदेंगे तो टेलीकॉम में भी, रिटेल में भी जबरदस्ती इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, वो अब जिसको जैसा पसंद होगा वो वैसा शेयर खरीद लेगा। अरे यार आप इसको ऐसा समझो, आपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई किसी न किसी कोचिंग क्लास से करी है, कोचिंग क्लासेस में चलते कॉम्बो पैकेज, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के। क्या हर सब्जेक्ट की अच्छी फैकल्टी आपको सिंगल कोचिंग पे मिलती है? क्या ऐसी कोई कोचिंग है नहीं हिंदुस्तान में जिसमें हर सब्जेक्ट की अच्छी फैकल्टी? 19 रहता है, ये सब्जेक्ट यहाँ अच्छा है वो खराब है, वो वहां अच्छा है यहाँ खराब है। तो कॉम्बो पैकेजेस में आपका फायदा होता है, आपका नुकसान होता है, आपका नुकसान। आपके लिए सबसे बेस्ट पता है क्या है? सब कुछ इंडिविजुअल हो। वो कॉम्बो डिस्काउंट क्या रहता है कि यार वो जो वीक प्लेयर्स है वो भी गेम में आ जाए, है ना? बट आपके लिए कॉम्बो पैकेज काम का नहीं ना, वैसे ही कॉम्बो पैकेज ऑफ बिजनेसेस आपके काम का नहीं है। जो वीक बिजनेस है उसको भी हमें जबरदस्ती खरीदना पड़ेगा, हम नहीं चाहते भाई वीक बिजनेस खरीदना, तो सबको सेपरेटली फ्लोट कर दो। सो डीमर्जर से वैल्यू अनलॉकिंग होती है, ठीक है? तो डाइवर्सिफिकेशन इज नेवर गुड मोटिव फॉर, ये करके दिखाओ। डूबियस रीजन मतलब फर्जी, फर्जी रीजन। तो दोस्तों बताइए, टू डाइवर्सिफाई इज अ गुड रीजन और इट्स अ डूबियस रीजन? इट्स अ डूबियस रीजन, राइट? तो इससे आपको ये तो पता चल गया कि बाबा बी और सी तो आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो डूबियस रीजन में आ गया है, यानी फर्स्ट तो आना ही चाहिए। अब या तो ए है या फिर डी है। डूबियस रीजंस फॉर मर्जर्स: इंक्रीजिंग द ईपीएस, लोअर फाइनेंसिंग कॉस्ट्स, इंडस्ट्री कंसोलिडेशन, यही होना चाहिए इसमें। द फॉलोइंग आर डूबियस रीजंस फॉर मर्जर्स। अच्छा, मर्जर से अपना ये तो होता ही है ना, ईपीएस तो बढ़ता ही बढ़ता है। क्यों बढ़ता है ईपीएस? सिनर्जी के कारण। सो दैट्स अ गुड रीजन फॉर मर्जर। लोअर फाइनेंसिंग कॉस्ट कैसे होगी? लोअर फाइनेंसिंग कॉस्ट नहीं, फाइनेंसिंग कॉस्ट लोअर कैसे होगी? अच्छा, कंपनी का साइज बड़ा हो जाएगा तो कंपनी और बड़ा लोन? नहीं 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 नहीं, ये वाली बात नहीं जमी। लोअर फाइनेंसिंग कॉस्ट मुझे तो नहीं जम रहा है।
लोअर फाइनेंसिंग कॉस्ट आपका इस पे डिपेंड नहीं करता है कि आपकी कंपनी का साइज कितना है, वो इस पे डिपेंड करता है कि कंपनी का क्वालिटी कितना है। तो कंपनी की क्वालिटी चेंज हो जाएगी क्या मर्जर की वजह से? हाँ, पर यूजुअली मर्जर्स में क्या होता है, दो सेम ग्रेड की कंपनी कंबाइन होती है। मतलब दो सेम, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि एक बड़ी कंपनी विच इज हाई क्वालिटी और एक छोटी कंपनी विच इज लो क्वालिटी। इनफैक्ट हाई क्वालिटी कंपनी अगर लो क्वालिटी के साथ मर्ज होगी तो मीडियम क्वालिटी बनेगी। वो सिर्फ अपने इसमें ऐसा होता है कि अपन पी रेशियो वही ले लेते हैं, कौन सा, एक्वायरर का, बट यूजुअली ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ तब होता है जब बड़ी सारी कंपनी इन्फोसिस छोटी सी कंपनी को अक्वायर करे। बट दो अगर काइंड ऑफ बराबर लेवल की कंपनीज आपस में मर्ज हो रही है तो उनके पी रेशियोज थोड़े से डाइल्यूट हो जाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, इंक्रीजिंग द ईपीएस क्यों नहीं होता है, मैं इसका एक रीजन बताता हूं कि ईपीएस जनरली बढ़ता नहीं है मर्जर की वजह से, जनरली कम होता है। क्योंकि प्रैक्टिकली टारगेट कंपनी को आप फेयर प्राइस पर खरीद पाते हो या आपको ओवर पे करना पड़ता है, ओवर पे। उसमें क्या होता है, जो इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। जैसे ही एक एक्वायरर ने दोस्तों नजरें करी किसके ऊपर, टारगेट के ऊपर, है ना, तो क्या होता है, जो एक्वायरर के कॉम्पिटिटर्स हैं उनको पता चल जाता है, कॉम्पिटिटर 1 2 3 4 को। जैसे मान लो एशियन पेंट्स नाम की कंपनी है और वो ये किसी छोटी कंपनी को, मान लो एक्सो नोबल करके कंपनी है ना, शालीमार पेंट्स और ये सब, मान लो एशियन पेंट्स अगर शालीमार पेंट्स को खरीदने जा रहा है तो ये खबर लीक हो जाती है, किसके पास तक पहुंच जाती है, कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर पता है क्या करते हैं, हम भी खेलेंगे नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे। यानी कि मान लो कि शालीमार पेंट्स की फेयर प्राइस है 5,000 करोड़ रुपीस और एशियन पेंट्स बोल रहे हैं हम 4,500 करोड़ देंगे, तो कॉम्पिटिटर जाकर क्या बोलेंगे बताओ, तुमको पता नहीं है तुम 5,000 करोड़ के हो, हम बैठे ना, हम देंगे तुमको 5,000 करोड़। हम्म। तो एशियन पेंट्स क्या बोलेगा, अरे यार दूसरा आ गया 5,000 करोड़ में खरीदने, अब अपने को खरीदना ही है तो फिर इससे ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये लोग ना, वो बोली, वो आपने देखा होगा ना, बिडिंग में कभी कभी फर्जी बिडिंग बढ़ाने वाले आ जाते हैं। हाँ, तो वैसे ही ये जो है ना, ये सारे काम क्या करते हैं, खेल बिगाड़ते हैं। और अल्टीमेटली 5,000 करोड़ की कंपनी 7,500 करोड़ में खरीदनी पड़ती है एक्वायरर को, जिसकी वजह से आपने ओवर पेमेंट कर दिया। और ओवर पेमेंट कैसे होता है, यू आर इशुइंग मोर नंबर ऑफ शेयर्स देन वुड अदरवाइज बी रिक्वायर्ड, जिसकी वजह से आपका अर्निंग्स पर शेयर बढ़ता नहीं है, उल्टा डाइल्यूट हो जाता है, राइट। और लोअर फाइनेंसिंग कॉस्ट का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, मतलब साइज ऑफ द कंपनी डजंट डिफाइंस द फाइनेंसिंग कॉस्ट, द क्वालिटी ऑफ द कंपनी डिफाइंस द फाइनेंसिंग कॉस्ट। नहीं समझे आप, है ना। तो ले देकर दोस्तों डूबियस रीजंस फॉर द मर्जर में तीनों ही आ गए। हाँ, सो विच आर द डूबियस रीजंस। ये डूबियस रीजन का मतलब क्या होता है, बोले जरूर जाते हैं लेकिन रियलिटी में ये करेक्ट रीजंस नहीं साबित होते हैं। क्या है, क्लियर है सबको? कैसे इतनी फटाफट यार तुमने बोल दिया, ये 100 है, ये 70 है, ये 20 है। अरे ये तो वही क्वेश्चन है, पर अब पूछा गया व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द मर्जर, तो कॉस्ट ऑफ मर्जर इज 5, गेन टू द टारगेट, द करेक्ट आंसर इज सी। ये देखो ना दोस्तों, सी, ठीक है, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। सी आ रहा है। आपने क्या पहले पी रेशियो निकाला, तो यहां पर पी रेशियो आएगा 10 टाइम्स ना, और यहां पर कितना आएगा 5 टाइम्स। और यहां पर क्या लिखा है, कंपनी ए नाउ एक्वायर्स बी बाय ऑफरिंग 1 शेयर ऑफ ए फॉर एवरी 2 शेयर्स ऑफ बी, दैट इज आफ्टर द मर्जर देयर आर 2500 शेयर्स ऑफ ए आउटस्टैंडिंग, क्योंकि इसके 2000 है और इसके 1000 के बदले में 500 शेयर्स इश्यू हो जाएंगे। इफ इन्वेस्टर्स आर अवेयर दैट
देयर आर नो इकोनॉमिक गेन्स फ्रॉम द मर्जर, यानी मर्जर की वजह से कोई फायदा या कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। व्हाट इज द प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो ऑफ एज स्टॉक आफ्टर द मर्जर? दोस्तों अगर ये ऐसा नहीं बोलते तो फिर हम अजम्पशन क्या ले लेते कि पी रेशियो जो ए का है वही आगे कंटिन्यू होगा, लेकिन शेयर होल्डर्स को पता है कि इस मर्जर से कोई इकोनॉमिक गेन्स नहीं है, और इकोनॉमिक गेन्स यानी मार्केट वैल्यू टर्म्स में कोई गेन्स नहीं है। तो अब अगर आप पी रेशियो सेम मेंटेन करते हो तो फिर तो गेन्स आ जाएंगे, लेकिन कोई गेन नहीं है। तो फिर अब क्या करें? अब बताइए पी रेशियो 10 रहेगा या पक्का बाबा 10 से तो कम ही रहेगा? पक्का बाबा अब तो 10 से कम ही हो जाएगा। तो अब आपको क्या निकालना है? यहां पर पोस्ट मर्जर पीई रेशियो निकालना है। वो निकालना बहुत आसान है दोस्तों। मर्ज्ड फर्म के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे बताइए? 2500 शेयर्स हो जाएंगे बस। अब अपन क्या करेंगे? अपन वैल्यू ऑफ एक्वायरर निकाल लेंगे और वैल्यू ऑफ टारगेट निकाल लेंगे। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एक्वायरर कैसे निकलेगी? 8.3 बता रहे हो आंसर। ओके, एक बार देख लेते हैं 8.3 सही है या नहीं। लेकिन हाँ, इसको करेंगे कैसे? ये जो शेयर की प्राइस है 100, इसको मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे? नंबर ऑफ शेयर से। तो कितना आ रहा है ये? 2000 और 100 ना, $2 लाख। और यहां कितना आ जाएगा? $50,000। यानी मर्ज्ड फर्म की ओवरऑल वैल्यूएशन कितनी रहेगी? 2,50,000 ओवरऑल वैल्यूएशन रहेगी, बिकॉज देयर आर नो इकोनॉमिक गेन्स फ्रॉम द मर्जर। अब जब हम इस 2,50,000 को डिवाइड करेंगे किससे? नंबर ऑफ शेयर से, तो क्या आ जाएगा? 100 क्या है? शेयर की प्राइस मर्जर के बाद है $100। हमें क्या चाहिए? पी रेशियो चाहिए। तो जिसमें से पीई रेशियो में पी तो आ गया, प्राइस, ई चाहिए ईपीएस। ईपीएस कैसे निकाल लेंगे? जो 10 रुपीज है उसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे? 2000, यानी कि ये कितना आएगा? डॉलर 20,000। जो 10 रुपीज का ईपीएस है मल्टीप्लाई बाय 1000 शेयर्स यानी कि 10,000। तो कंबाइंड अर्निंग्स कितनी आ रही है? $30,000 वुड बी डिवाइडेड बाय 2500 शेयर्स, यानी ईपीएस कितना आ रहा है? 12 आ रहा है ईपीएस। बोल दो अब आप कुछ। प्राइस मालूम है, ईपीएस मालूम है, कितना आता है? 8.3। यानी करेक्ट आंसर क्या होता है? बी। ठीक है, देखो आंसर बी आ रहा है ना, 8.3। चलिए अब इसके बाद 20th कुछ कहना चाह रहे हो? इसमें हम नो इकोनॉमिक गेन्स को सिनर्जी इन अर्निंग्स नहीं मानेंगे क्या? नहीं, देर आर नो इकोनॉमिक गेन्स, सो रियली में देयर इज नो एनी काइंड ऑफ सिनर्जी, किसी भी तरह की कोई सिनर्जी नहीं है, ना अर्निंग्स की टर्म्स में ना ही मार्केट, कोई फायदा नहीं है। दे वांट टू से कि कोई फायदा नहीं मर्जर्स। हाँ जी, 20th क्वेश्चन। थोड़ा सा वो टाइपो वैसा देखना पड़ेगा। सपोज दैट मर्जर रियली डज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द कंबाइंड फर्म्स बाय $20,000। ये दैट इज वाला छोड़ दो ना, आपको समझ में ही आ गया कि मर्जर की वजह से $20,000 से वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज द, और कॉस्ट ऑफ मर्जर का दूसरे शब्दों में मतलब क्या है? गेन टू टारगेट। दोस्तों अब एक समझदार बच्चा क्या कर लेगा? इसे 2,50,000 रखेगा कंबाइंड वैल्यू को, या इसमें $20,000 प्लस कर देगा। यानी कि दोस्तों बोलो, बोलते चलो बोलते चलो, $2,70,000 हो जाएगी ना कंबाइंड वैल्यू। और यही कंबाइंड वैल्यू अब डिवाइड होगी कितने शेयर से? 2500 शेयर से। यानी कि दोस्तों मार्केट प्राइस कितनी आ जाएगी? $108 आ जाएगी। दिस इज पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस। हम इसको गेन या लॉस निकालने के लिए कंपेयर किससे करते हैं? प्री मर्जर से। दोस्तों टारगेट का प्री मर्जर शेयर का भाव कितना है? 50। पर क्या 50 और 108 डायरेक्टली कंपेरेबल है? सब पढ़े लिखे हो यार? वेरी गुड। 108 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 0.5 से, ताकि ये क्या बन जाएगा? एडजस्टेड मार्केट प्राइस। कितना आता है एडजस्टेड मार्केट प्राइस? 54। 54 में से क्या माइनस कर देंगे? यानी कितने डॉलर का गेन आ रहा है? $4 का गेन आ रहा है पर शेयर इनटू 1000 शेयर्स। 4000 गेन टू टारगेट, और वही कॉस्ट ऑफ मर्जर है। देख लें दोस्तों 4000 आ रहा है क्या आंसर? हाँ, यानी कौन सा आंसर सही है? डी। और ये देखिए दोस्तों आंसर डी आ रहा है नीचे। ओके, और बनाते हैं इसी के नेक्स्ट पॉइंट पे।
अरे वाह दोस्तों, एमसीक्यूज खत्म हो गए, राइट। तो हमने इसी के साथ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के क्वेश्चंस कर लिए। थ्योरी के लिए मैंने आपको यूट्यूब का रेफरेंस दे दिया है, वो आपको एक यूट्यूब का वीडियो देखना है, और अपन ने इसके एमसीक्यूज कवर कर लिए दोस्तों। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में अब के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम हमारे अगले एपिसोड में नए चैप्टर के साथ।